स्टीव जॉब्स ने खुद तो बोला कि भाई मेरी एप्पल की शुरुआत अगर मैं इंडिया ना गया होता, मैं ऋषिकेश ना गया होता, मैंने यहाँ के इतिहास को ना समझा होता, मुझे नीम करोली बाबा ना मिले होते तो मैं कहाँ से करता। आप बड़े दिनों से कुंभ में बैठे थे, वाई? 1.5 महीने के कुंभ में 1 लाख करोड़ से ज्यादा कैश फ्लो टर्न अराउंड हुआ है। हमारी प्रॉब्लम क्या है कि हम रिलीजियस को सिर्फ जोड़ते हैं, मूर्ति पूजा है, हवन है, यज्ञ है, तो वही सिर्फ धर्म है। अब ये भी भगवान कृष्ण कह रहे हैं, क्या आदमी टॉक्सिकेटेड एनवायरनमेंट में विल पावर स्ट्रॉन्ग रख पाएगा? क्या टॉक्सिकेटेड एनवायरनमेंट में ग्रो कर पाएगा? क्या टॉक्सिकेटेड एनवायरनमेंट में बिना हेल्थ इश्यूज के रह पाएगा? साधु आदमी तो लेता है 1 मिनट में 3 से 4 श्वास। क्या बात कर? हाँ जी, और अगर आप अभी देखेंगे तो 1 मिनट में आदमी लगभग लेता होगा 70-80। मैं आपको सच्ची बता रहा हूँ कि कुंभ का कुछ मैटर ऐसा है, जाने से पहले का थॉट प्रोसेस और जाने के बाद जो वहां पर बैठा है रिसेप्टिवली, पूरी गाड़ी फ्लिप हो जाती। कुंभ टोटल कितने किलोमीटर में था? 30-35-40 इतने एरिया में पूरा मेला था भाई। दिल्ली पूरा, और वो मेले का एरिया छोटा सा। उस मेले के एरिया में दिल्ली से डबल पॉपुलेशन रोज आ रही थी। शरीर के 4 तरीके हैं जहां से शरीर इंटॉक्सिकेशन को बाहर करता है। एक है जो आप हवा एक्सेल करते, दूसरा है बॉडी के पोर्स जब आप वर्कआउट करते हैं, पर्सपिरेशन, तीसरा है मैं थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा के पूछता हूँ। आपने इस धरती के लिए कंट्रीब्यूशन क्या किया अभी तक? धरती के लिए कंट्रीब्यूशन क्या? ह्यूमैनिटी के लिए, धरती के लिए, या फिर हमारे इकोनॉमिक्स के लिए आपका क्या कंट्रीब्यूशन रहा? किस तरह से आप क्या कर रहे हैं? या कोई ज्यादा हमारा कोई ऐसा कंट्रीब्यूशन है? देयर आर पीपल हु हैव डन फैंटास्टिक जॉब। आई कंसिडर, वैसे तो हम सारे ही सारे धूल के कण के बराबर हैं। वी आर अ स्पेक ऑफ डस्ट, राइट? इट्स लाइक यू ब्लो इट एंड इट इज ब्लोन, but still I always believe the journey has been very blessed till now. Started something super young, तो करते करते चीज़ें अपने आप रोल आउट होती चली गई. So started things with the background as armed forces, and I cracked the system twice. I cracked the NDA and got twice recommendation, got a clean chit for Indian Army. But got unfit for Indian Air Force due to myopic, and I was only passionate कि मुझे Indian Air Force में फाइटर पायलट बनना है. तो अंदर की आवाज़ थी, तो फिर कहा यार नहीं. तो वहाँ से कॉलेज के दौरान फिर सफ़र शुरू हुआ एंटरप्रेन्योरल. तो कॉलेज के 2nd ईयर में आई स्टार्टेड माई कंपनी. स्टार्टेड अलोन एज अ मैनेजर, एज अ पेऑन. सफाई कर्मचारी भी मैं, डायरेक्टर भी मैं, मैनेजर भी मैं, डेवलपर भी मैं, सब कुछ. तो जर्नी वहाँ से शुरू हुई, और करते करते इट हैज़ बीन अ ब्यूटीफुल इकोसिस्टम नाउ विच हैज़ टर्न इनटू अ वेरी सक्सेसफुल सिस्टम, जो 5,000 रुपये से शुरू करके मोर देन $1 मिलियन सिस्टम ऑन बूटस्ट्रैप. और आज बहुत सारे यंग लीडर्स उसको रन करते हैं. आई सोल्स ग्रुप इज़ द कंपनी, एंड प्लस उसके साथ आपके जैसे प्यारे प्यारे लोग जहाँ बुला लेते हैं, वहाँ बहुत सारे भारत के युवाओं के साथ बहुत सारा काम करता हूँ. सेशंस बहुत सारे मेरे प्रोग्राम होते हैं. ऐसे करते करते बड़ी सारी चीज़ें होती गई. आप भी ऑथर हो, इत्तेफाकन से मैं भी ऑथर हूँ. हाँ जी, आपका शायद जॉनर अलग है, आप एक अलग लेवल पे लिखते हैं, हम थोड़े अलग लेवल पे लिखते हैं. ऐसा कुछ नहीं है. और डाइवर्सिटी जरूर है, मतलब व्हाट आई हैव रिटन इज डाइवर्सिटी जरूर है जी. और आज के पॉडकास्ट के लिए मैं आपको ऑफ कैमरा मैंने बताया नहीं, अभी मैं आपको ऑन कैमरा बोल रहा हूँ. हाँ. मैं बहुत ज़्यादा जी पर्सनली एक्साइटेड हूँ, सच में एक्साइटेड हूँ, क्योंकि अभी तक जो मैंने पॉडकास्ट किया है ना, ये एक वैसा रहा है जहाँ पे पर्सनली मैं एंगेजमेंट नहीं फील करता. मैं ऐसा इनटू द कॉन्वर्सेशन फील नहीं करता. मुझे होता है कंटेंट बनाना है. ऐसा है कि सामने वाला बोल रहा है तो ओके ठीक है, हाँ, है ना. होता है ऐसा, ऐसे बहुत सारे पॉडकास्ट में होता है. आई रेजोनेट व्हाट यू आर टॉकिंग. राइट. तो आज कुछ ऐसे हम बात करने वाले हैं ना, जिसके लिए मैं पर्सनली जानने में इच्छुक हूँ, क्योंकि जो आप बात करने वाले हैं शायद उसके बारे में मुझे पता नहीं है चीज़ें. और जब आपको पता नहीं होता ना, तो वो कॉन्वर्सेशन अच्छा जाता है, क्योंकि आपके पास सवाल निकलते हैं कि ये भी बताइए, ये भी बताइए, ये भी बताइए. तो आज हम थोड़ा यूथ स्पिरिचुअलिटी के बारे में बात करेंगे, जैसे हम डिस्कस किया. आपका मैं कुंभ से रिलेटेड चीज़ें कुछ जानना चाहता हूँ कि आप बड़े दिनों से कुंभ में बैठे थे. अब बड़े दिन कितने में एग्जैक्टली नहीं पता, वो आपसे ही पूछूंगा. मैं जानना चाहूँगा कि एक तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, और उससे पहले कि वाई, मतलब लोग इतने भीड़ भड़ाका या फिर जो भी कह लो वो सब अवॉइड करते हैं. यू आर अ पर्सन की अब मजे से बैठा हुआ है वहाँ पे, मतलब क्यों और क्या सीखने को? देखो, पहली बात तो ये है कि जो आपने बोला ना, कुंभ
इज समथिंग बियॉन्ड एक्सप्रेशन। और मैं अब आपको इसलिए ये प्रमाणित बोल पा रहा हूं क्योंकि मैं वहां पर बैठ गया। मैं आपको सच्ची बता रहा हूं कि कुंभ का कुछ मैटर ऐसा है, बहुत सारे लोग जो भाव से, भाई मैं अकेला थोड़ा ना हूं, इतनी करोड़ों की जनता है, जो लोग भाव से जाने की सोचते हैं, जाने से पहले का थॉट प्रोसेस और जाने के बाद जो वहां पर बैठा है रिसेप्टिवली, पूरी गाड़ी फ्लिप हो जाती है। ये पूरी गाड़ी। मुझे जरा समझाइए। देखिए पहली बात क्या है, कुंभ जो है ना, कुंभ इज नॉट अ मैटर ऑफ एनालिसिस। ओके। लोग हम लोगों की प्रॉब्लम क्या है, हमारी चीज को एनालाइज करते हैं, कंटेम्पलेट करते हैं। कुंभ इज नॉट अ मैटर ऑफ एनालिसिस। कुंभ इज एज सिंपल एज दैट, इट्स अ मैटर ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड रिसेप्टिविटी। कुंभ इज द अल्टीमेट गिवर, अल्टीमेट गिवर। इसका माइथोलॉजिकल सिग्निफिकेंस भी है और साइंटिफिक भी है, दोनों आपको बता दूं, दोनों। उसको बताने से पहले आपको मजे की एक बात बताता हूं, और जो लोग आपके बड़े सारे सुन रहे होंगे जो कुंभ होके आए हैं, वो मेरी बात से बड़ा स्ट्रांगली अग्री करेंगे। हम जो माइथोलॉजी सुनते हैं ना, वो कहते हैं यार वो राम सेतु पुल बना था, वो हनुमान जी ने ये करा था, वो कहते हैं यार ये सही में हुआ होगा। हाँ। कुंभ में रिवर्स इंजीनियरिंग थी, वहां पर प्रत्यक्ष चीजें हो रही थी और आप कह रहे थे यार ये कैसे हो रहा है। अब देखिए मैं आपको इसके कुछ प्रमाण देता हूं, आपको सोचने पे थोड़ा सा गंभीर लगेगा, जरूर। मैं प्रमाण दे रहा हूं, उससे आपको कुंभ की महिमा भी समझ आ जाएगी, गंभीरता भी लगेगी ये कैसे हो रहा है, और फिर आ जाएंगे उसके साइंस पे। लेट्स गो फॉर इट। कुंभ टोटल कितने किलोमीटर में था? 30, 35, 40 इतने एरिया में पूरा मेला था। दिल्ली की अगर आप देखेंगे लगभग 2.5 करोड़ पॉपुलेशन। हाँ। कुंभ और दिल्ली कितना बड़ा है ज्यादा बड़ा नहीं है नंबर वाइज, कंपेयर टू दैट, कंपेयर टू द कुंभ एरिया। राइट। मेले के सामने तो दिल्ली बहुत बड़ा है भाई, दिल्ली पूरा, और वो मेले का एरिया छोटा सा, छोटा सा। उस मेले के एरिया में दिल्ली से डबल पॉपुलेशन रोज आ रही थी, समा गई है उसमें। 50 करोड़ लोग पूरे आ गए अभी तक, और रोज डबल आ रहे थे। अब आप ये देखो, डबल से ज्यादा पॉपुलेशन और बिल्कुल सहजता और सरलता से वो सब कुछ चलता चला जा रहा है, कहीं कोई भी आपको डिस्टॉर्शन नहीं दिख रही। सेकंड, कौन सा आपको इतना बड़ा फील्ड दिखेगा जहां पर चीजें, क्योंकि जो मैं बता रहा हूं कुंभ वॉज, मैं प्रत्यक्ष रूप से बता रहा हूं, इट वॉज आउट ऑफ ह्यूमन कंट्रोल, इट वॉज प्योर डिविनिटी रन। कौन सा इससे बढ़िया आप मैनेजमेंट का लेसन कहीं देखना चाहते हो, जहां कोई एमबीएज नहीं है, जहां कोई लीडर्स नहीं है, वो लोग हैं जो बेचारे सिर्फ भाव और फेथ रख करके आए हैं। इससे बड़ी मैनेजमेंट कहां हो सकती है? हम सिक्योरिटी की बात करते हैं, कोई सिक्योरिटी लैब्स थी कि यार टेररिस्ट घुस जाएगा, कुछ फट जाएगा बम? लेकिन थोड़े बहुत केसेस हम स्टैम्पेड के भी, मैं आऊंगा उस पर भी आऊंगा, उसका भी कारण है। कुंभ करेक्शन करता है, वो कुंभ की करेक्शन थी, मैं बताऊंगा, उसमें आऊंगा आपके सवाल से पहले, ठीक। हाँ। 1.5 महीने के कुंभ में 1 लाख करोड़ से ज्यादा कैश फ्लो टर्न अराउंड हुआ है। आप बताओ वर्ल्ड में कौन सी जगह पे 1.5 महीने के अंदर छोटी सी जगह में 1 लाख करोड़ की कैश फ्लो चर्न हो सकता है? 1 लाख करोड़ पे चर्न हुआ है, बताओ इससे बड़ी कौन सी बड़ी इकोनॉमिक्स होती है? कुंभ इज द फाइनेस्ट इकोनॉमिक्स यू कैन वॉच देयर, यू कैन लर्न द फाइनेस्ट मैनेजमेंट ओवर देयर। जो इंसान 2 किलोमीटर रोज नहीं भागता, 40 किलोमीटर चल के आया और वो थका हुआ महसूस नहीं कर रहा वहां पर। विल पावर आपकी पूरी बढ़ा देगा, आपकी फैकल्टीज को बढ़ा देगा पूरी की पूरी। अब हीलिंग आप सुन लो, कितनी सुंदर हीलिंग। मेरा वहां पर एक वार्तालाप पॉडकास्ट हुआ महामंडलेश्वर के साथ, महानिर्वेणी अखाड़ा के महामंडलेश्वर, तो पूर्णानंद जी महाराज के साथ। बड़ा सुंदर, क्योंकि वो तो वहां पर पूरे ही कुंभ में बैठे थे प्रमाणित, उन्होंने लाइव एग्जाम्पल दिखा के दिखाया, और मेरे को इतना सुंदर और छोटा सा अनुभव मेरा भी रहा। 3 लोग बैठे थे 1 महीने से जो कुंभ में, जब उनकी पहले डॉक्टर्स की टीम आई, उनकी शुगर, उनकी बीपी सब करा, सब टोटल इरेगुलर था। 1 महीने के बाद पूर्णमासी पे सब करा टोटल नॉर्मल, टोटल नॉर्मल। मैं आपको अपना केस बताता हूं। 4 दिन पहले मेरे को जुकाम हो गया वहां, सीवियर वाला। अभी अगले दिन उठा तो मैंने कहा यार अपना स्नान करने चले। एक बारी के लिए थॉट आया कि यार ठंड के समय सुबह सुबह और ओपन गंगा जी में डुबकी लगाऊंगा, होता ही है ना भाई, डॉक्टर तो कहता है भाई तबीयत खराब। एक बार ही आया, फिर दूसरे मन ही आया कि यार मैं गया
और मैंने दिल से प्रणाम करा और मैंने एट दी होली फीट ऑफ गंगा आई सेड कि यार आप देख लेना, आपके पास छोड़ता हूँ माता। ठीक, यू वोंट बिलीव, आई एम नॉट ब्रैगिंग। मैंने पहले दिन करा, बॉडी वॉज कंप्लीटली एनर्जाइज, मेरे को थोड़ा सा बेटर फील हुआ। मैं दूसरे दिन गया, मेरा 90% जुकाम ठीक हो गया। सो आप इतनी सारी चीजों को देखोगे, इट वॉज प्योर प्योर प्योर, प्रत्यक्ष ऐसा मैग्नेटिज्म विच यू कैन सी। दूसरी अगली सुंदर आप बात देखो, उसी घाट पे जहां हम बोलते हैं, उसी जगह पे हम कहते हैं कि मेडिकल साइंस, या हम तब जब बोलते हैं यार नहीं सोशल डिस्टेंसिंग रखो, ये रखो वो रखो, कम्युनिकेबल डिसीज हो जाते हैं। उसी पानी में सारे डुबकी लगा रहे हैं, उसी में दलित भी लगा रहा है, शेड्यूल कास्ट भी लगा रहा है, जनरल भी लगा रहा है, उसी में मुसलमान भी लगा रहा है, बुद्धिस्ट भी लगा रहा है, मुसलमान तक की आ गया कि वो भी आके लगा रहा है, सिख भी उसी के अंदर डुबकी लगा रहा है, बिना किसी कास्ट कलर क्रीड के। तो एक बीमारी भी कोई नहीं हुई, एक भी मोलेस्टेशन का केस सुना आपने? ये है कुंभ प्रमाणित। अब कुंभ की ये एनर्जी बनती कैसे? देखिए, कुंभ जो है ना, जहां पर इतनी बड़ी कॉन्सिक्रेशन ऑफ एनर्जी है फेथ की, जहां 40 करोड़ लोगों का इतना बड़ा फेथ अटर सरेंडरेंस के साथ समा जाएगा। आप घर का एग्जाम्पल लो, एक छोटे से घर को देखो, इससे आपको समझ आएगा। घर में जब प्यार रहता है, खुशहाली रहती है, तो आप देखना कब रहती है? जब तभी रहती है ना, जब अगर आपके पेरेंट्स हैं, कोई एक मान लो सिस्टम जो रन कर रहा है, यू कीप अ फेथ एंड ट्रस्ट, और वो जैसे बोलते हैं आप सरेंडर करके चलते हो, तो घर के अंदर एक एनर्जी बन जाती है, ना बन जाती? बिल्कुल। इसी स्केच को आप करो उस कुंभ के मैदान पे। 40 करोड़ लोगों ने, जहां पर मोर देन 40 करोड़ पीपल समर्पित होकर के अपनी पूरी एनर्जी डाली है टोटल, वो आज वो जगह कितनी ज्यादा एलिवेट हो जाएगी। अब रही बात आपके उसकी सवाल की, और दूसरा इन डेप्थ साइंटिफिक रीजन, और साइंटिफिक रीजन और आपका सवाल स्टैम्पीड का। हाँ, देखिए क्या होता है कुंभ में, बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं कुंभ में, वो ना बड़ा सोच के प्लानिंग से जाते हैं। मैं आपको सच बता रहा हूं कि जब मैं गया, मेरी सारी व्यवस्थाएं ध्वस्त हो चुकी थी जो बनाई हुई थी वहां, क्योंकि सारे रिकॉर्ड टूट गए थे। प्योर डिविनिटी मुझे कुंभ लेके गई है, कुछ मेरे पास सिस्टम नहीं था। लोग कह रहे थे गाड़ी अंदर घुस जाए, मेरी गाड़ी संगम तक पहुंच गई। मेरे पास कोई रहने की जगह नहीं थी, रहने की व्यवस्था अपने आप बना दी, सब कुछ अपने आप होता गया। अब कुंभ, जब हम कुंभ में, अपना नेचर का रूल है ये कुंभ का रूल नहीं है। एग्जाम्पल देता हूं कुंभ का देने से पहले, ताकि लोगों को, क्योंकि लॉजिकली चीजें समझ आनी चाहिए। बिल्कुल। सुनामी क्या होती है, जो बाद में लोगों ने डिडक्शन करी, जब याद है आपको सुनामी हुई थी, जो पुराना केस, सुनामी क्यों हुई थी याद है? बाद में लोगों ने डिडक्शन निकाली थी। लोगों ने कहा कि भैया आप नेचर के साथ खेलोगे तो नेचर अपनी करेक्शन करेगी। आपने सी बेड्स पे बनाए अपने घर, यही निकला था ना बाद में, कि आप नेचर को जितना एक्सप्लॉइट करोगे नेचर आपको एक्सप्लोर करेगी। ठीक है। अब कुंभ की करेक्शन सुनिए, कुंभ में क्या गलती हुई है इस बारी, और कुंभ की वो करेक्शन थी छोटी सी। अच्छा, कुंभ का जो सिग्निफिकेंस है, प्रयागराज का स्पेशल सिग्निफिकेंस होता है। जो महाकुंभ हुआ प्रयागराज का स्पेशल है, तो 4 जगह पे, हाँ। जहां पर वो सबको पता है समुद्र मंथन की कहानी की, भाई 4 जगह बूंद गिरी थी, बट जो अमृत रतन प्रयागराज का है उसका महत्व है। प्रयागराज का महत्व क्या है कि वहां से गंगा जी बहती है और संगम होता है। तो हुआ क्या, गंगा जी को जब पृथ्वी पे भेजा था तो वो ये कह के भेजा गया, द लॉर्ड सेड कि भाई आप जाइए पृथ्वी पे और पृथ्वी पे भाओ, और आपका काम यह है कि जो ह्यूमन लाइफ में आया है, उसकी जो सॉरोज हैं, उसके जो कष्ट हैं, उसके जो जितने भी करे हुए पाप हैं, उसको यू क्लियर देम ऑफ, यू टेक। यही सुनते हैं ना हम, तब कहते हैं डुबकी लगा ले भाई। हाँ। अब गंगा कहती है कि द होली गंगा सेज टू द लॉर्ड कि भाई आप मुझे कह तो रहे हैं, बट मुझे एक बात बताओ, द ह्यूमन लाइफ इज फुल ऑफ सफरिंग एंड पाप। अगर मेरे में सब लगाएंगे डुबकी तो मैं कहां जाऊंगी भाई? किसी को तो अपने पे लेना पड़ेगा। मेक सेंस। भाई 7वें सिख के गुरु हुए, जो आप देखते हो, क्या नाम है, बंगला साहब गुरुद्वारे में सरोवर है। उस सरोवर की क्या महिमा है? उस सरोवर की यही तो महिमा है कि जो आपके 7वें गुरु हुए, उन्होंने मात्र 8 साल की उम्र में गुरु गद्दी ली और 7.5 साल की उम्र में शरीर छोड़ दिया। कैसे छोड़ दिया? क्योंकि उस समय चेचक की महामारी चल रही थी। जब चेचक की महामारी चल रही थी
तो उन्होंने कहा जो आदमी इस सरोवर में आके स्नान करेगा उसकी चेचक खत्म हो जाएगी। ठीक, तो वही हुआ, लोगों की चेचक खत्म होती है, तो वो चेचक गई कहाँ, उन्होंने अपने पे ले ली। तो ऐसी गंगा ने कहा कि भाई ये लोग करेंगे तो मैं कहां जाऊंगी। तो तब गंगा को बोला कि ऐसी बात है तो तुम्हारे को इससे मुक्त करते हैं। हर 12 साल के अंदर महाकुंभ होगा, और जब प्रयाग से तुम भव भैद के संगम में मिलते हुए गंगा सागर में जाओगी, तो उससे पहले वो साधु संत जिनका कई कई सालों की तपस्या रही है, अपने तेज और ओज के साथ वो वहां पर आएंगे और तुम्हारे में डुबकी लगाएंगे, और उनका जो एनर्जी है वो पूरा तेज और ओज और तुम्हारे को पूरा क्लियर कर देगा। इसलिए नियम ये कहता है कि जो आपका मौनी अमावस्या का शाही स्नान है, उसका रूल है, ये रूल है, और उस दिन वो रूल तोड़ा गया और इसलिए करेक्शन हुई है। रूल ये कहता है कि जनरल पब्लिक पहला डिप नहीं लगाती है, नहीं लगा सकती। पहला डिप होता है, एक नियम बना हुआ है कि जी नियम से महामंडलेश्वर, नागा साधु, ये सारे के सारे आएंगे, उनका भी एक नियम बना हुआ है। ये लोग पहला डिप लगाएंगे, उसके बाद दूसरे लोग लगाएंगे, और उस दिन ये नियम नहीं फॉलो गया। रात को ही सारी पब्लिक वहां चढ़ी हुई है 1:30-2 बजे से। तो नेचर अपनी करेक्शन जरूर करेगी। अब आप उसको देखिए नेगेटिव पर्सपेक्टिव से तो देखने के लिए, बट उसकी सर्टल साइंस एक्चुअल में यही है। क्योंकि जिस आदमी का इतना तेज, इतना एनर्जी, जिसने इतना तप करा है, मैं बड़ा आपको एक सिंपल सी बात बोल रहा हूं। मैं एक चिमटे को यहां गर्म करता हूं, ठीक, गर्म पे मैं आग पे रखे रखता हूं, क्या होगा, वो चिमटा गर्म होगा, गर्म के बाद धीरे धीरे लाल होगा, लाल के बाद एक पॉइंट आएगा वो मुड़ने लग जाएगा, हो जाएगा ना। यानी कि वो एनर्जी उसको इंटेंस अंदर तक खोदती जा रही है। अब मुझे एक बात बताओ, मैं आपको गर्म चिमटा लगाऊं और लाल वाला चिमटा लगाऊं, दोनों लेवल पे कौन सा ज्यादा बर्न करेगी? लाल वाला फाड़ देगी, लाल वाला, है ना, इंटेंस एनर्जी बहुत, करेक्ट। इसी तरीके उस साधुओं का, उन नागा साधुओं का जिनका कई कई साल का तप है, वो औज और ऊर्जा जो उन्होंने अपनी एकत्रित करी है, जब वो उस प्रांगण में आकर के छोड़ेंगे तो आप पूरे इलेक्ट्रिफिकली चार्ज हो जाएंगे। शर्त इतनी है कि कुंभ अल्टीमेट गिवर है, आपको लेना आना चाहिए। आप कंटेम्पलेशन करोगे तो आप कुंभ नहीं से पकड़ पाओगे। यू गो एंड रिसेप्टिवली सिट विद कुंभ, कुंभ विल गिव यू अ नॉट। तो उज्ज्वल जी प्लीज डू करेक्ट मी, मैं अपने बहुत इमेच्योर ब्रेन से जितना बहुत समझ पाया हुआ, गंगा में संगम में डुबकी लगाना इज ऑल अबाउट टेकिंग दैट एनर्जी जो साधु लोग लगा रहे हैं, अपनी इंटेंस एनर्जी, इट्स ऑल अबाउट टेकिंग दैट एनर्जी। लेकिन जो लोग ये बोलते हैं कि पाप धुल्ला, इज दैट थिंग ट्रू? अगर है तो कैसे काम करता है? देखो, बहुत सुंदर बात बोली है कि भाव में सब कुछ रखा है, भाव में भगवान है, और भाव में ही आदमी सब कुछ कर पाता है। एक आदमी एक कंपनी रन करता है, उसको कोई बहुत लेजेंडरी साथ में एक्सपर्ट आदमी मिलता है, आपको क्या लगता है वो किस लिए मिलता है? एक आप मान लो एक कंपनी रन कर रहे हो, राइट, आपने एक कंपनी शुरू करी और आप बड़े पैशनेट हो, और आपको साथ में एक और पैशनेट लीडर चाहिए। पैशनेट लीडर आपके साथ आगे कब जुड़ेगा? कब जुड़ेगा? हाँ, नहीं, आई कांट आंसर। किस रेफरेंस से पूछा? आप एक सिस्टम, आप पॉडकास्ट शो रन कर रहे हो, हाँ, आप पैशनेटली रन कर रहे हो, आपका गोल है कि इस पॉडकास्ट को ग्लोबल लेवल पे फाइनेस्ट पॉडकास्ट बनाना है, और आपका पैशन दिखता है। दूसरा भी एक आदमी पागल है, पैशनेट है, कुछ इसी फील्ड में कर रहा है, आपके साथ आगे कैसे जुड़ेगा? किस वजह से जुड़ेगा? म्यूचुअली बेनिफिट होंगे तो जुड़ेगा ना। म्यूचुअली बेनिफिट से आदमी शॉर्ट तो कभी कभी जुड़ सकता है, जुड़ेगा कब? जब आदमी कहेगा, जुड़ेगा आदमी एक ही तरीके से, जब उसको आपके अंदर वो भाव नजर आएगा, जब वो फील करेगा कि वेवलेंथ, जिसको आज की पॉलिश लैंग्वेज में कहते हैं, डू यू हैव दैट फ्रीक्वेंसी, डू यू हैव दैट वेवलेंथ। इसी वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी को भाव बोलते हैं, वो मैच करना चाहिए। इसी को पुराण में, इसी को शास्त्र में बोल रहे हैं कि भाव में भगवान है। मैंने ये बात पहले आपको क्यों एग्जांपल दिया ना, आदमी को ये ना लगे कि ये हर चीज उठा करके हमने सिंपल सो कॉल्ड भगवान पे डाल दी। भाव इज रनिंग एवरीवेयर। स्टीव जॉब्स ने एप्पल सिर्फ भाव की वजह से बनाई थी, नहीं तो एप्पल कभी बनती नहीं। अगला पागल था, पैशनेट था, मशीन के बारे में तो नहीं जानता था, उसने कहा बट मुझे ऐसी मशीन बनानी है,
उसने कहा क्या करूं, उसको पता लगा यार मेरा मित्र है स्टीव वोजनियाक, ये तो बिल्कुल बंदा जबरदस्त इलेक्ट्रॉनिक्स का कीड़ा, इसको तो एक एक चीज आती है, हर चीज। उसका भाव था, उसने कहा यार भाई एक कंपनी बनाएंगे, तू मेरे लिए एक ऐसी मशीन बना दे, मैं तेरे को बताता हूं वो कंपनी पूरे वर्ल्ड पे राज करेगी। स्टीव जॉब्स को उसकी कन्विक्शन में, उसके भाव पे, कन्विक्शन पे और उसकी भाव पे स्टीव जॉब्स कंप्लीटली गेव हिमसेल्फ, वोजनियाक गेव हिमसेल्फ टू द स्टीव जॉब्स, एंड हियर इज एप्पल टुडे। और प्रमाणित मैं नहीं कर रहा, प्रमाणित स्टीव जॉब्स खुद कर रहे हैं। वो बात अलग है, हम भूल जाते हैं, स्टीव जॉब्स खुद कह रहे हैं कि एप्पल बनी ही इसलिए क्योंकि मैं इंडिया होके गया था। अच्छा, स्टीव जॉब्स ने खुद तो बोला कि भाई मेरी एप्पल की शुरुआत अगर मैं इंडिया ना गया होता, मैं ऋषिकेश ना गया होता, मैंने यहाँ के इतिहास को ना समझा होता, मुझे नीम करोली बाबा ना मिले होते, तो मैं कहां से करता। ये सुना है मैंने। और मजे की बात, जो चीज हम लोगों को पता नहीं है या पता है तो हम नजरअंदाज कर देते हैं। बिफोर द डेथ स्टीव जॉब्स ने अपनी फाइनल डेथ सेरेमनी पे ये पहले से कमांडमेंट दी हुई थी, और ये हुआ है, ये मैं नहीं बोल रहा, पब्लिक डोमेन में सर्च कर लीजिए कि मेरी डेथ सेरेमनी पे जितने भी लोग आएंगे सबको गिफ्ट में आपको देनी है ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी। ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी बुक दी गई है सबको भेंट में। क्या मतलब थी? वो कहता जी सबको एक एक लैपटॉप दे देना। इट प्रूव्स द लाइन दैट इज सेड अर्लियर कि स्पिरिचुअलिटी हर चीज में है। ये बड़े हाँ से बड़ा जी। आदमी स्पिरिचुअलिटी से गो थ्रू कर। करेक्ट। क्यों ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी देंगे, मेरे को बताओ ना। ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी क्यों दी? आईफोन दे देते, कुछ और भाव से दे देते, कुछ और बड़ी चीजें हैं। क्योंकि स्टीव जॉब्स वांटेड दिस कि भाई एक एप्पल नहीं, ऐसी कई 100 एप्पल बनेंगी, मैं आपको वो एप्पल बनाने की की दे रहा हूं आपके हाथ में। एंड दिस इज अ की टू योर सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन। अगर आपने सेल्फ को ट्रांसफॉर्म कर लिया तो प्राण ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, प्राण ट्रांसफॉर्म कर लिया तो आप भी ह्यूमैनिटी को कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट करके जाओगे। तो इसलिए आपका जो सवाल था, जस्ट टू कम ऑन दैट, कि जो आपने बात बोली कि पाप धुलते हैं नहीं धुलते, बिल्कुल धुलते हैं अगर वो भाव है। अगर भाव ये है कि यार ये कोई टोटका है तो ये बिल्कुल काम नहीं करेगा। टोटके की तरह अगर आप जा रहे हो तो घर में पानी के बाल्टी से ना लो, वही गंगा का पानी है, बात खत्म, कोई फर्क नहीं। साइकोलॉजिकली थोड़ा मुझे समझाइए ना, क्या ये इस तरह से काम करता है कि एक बार आपने संगम में या फिर गंगा में डुबकी लगाई एंड आपको लगता है कि मेरे पाप धुल गए, और साइकोलॉजिकली शायद आप एक अच्छे इंसान बनने की फिर कोशिश करते हैं कि पाप धुल गए हैं तो लेट्स बी दैट काइंड ऑफ अ करेक्ट। देखो साइकोलॉजिकल प्ले तो हर जगह पे होता ही है, ठीक है, बट जब कुछ चीजें एक्सपीरियंशियल लेवल पे होती है ना तो फिर साइकोलॉजी से ऊपर उठ जाती है। बट इनिशियल प्ले साइकोलॉजी का होता है। जो बंदा जनरल जर्नी में, द वन हु इज वेरी यंग टू द जर्नी, उसको साइकोलॉजिकल प्ले होता है। जैसे आपने देखा होगा भाई, हम बहुत सारे स्पीकर्स को भी सुनते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर वगैरह होते हैं, वो कहते हैं थिंक पॉजिटिव, मैनिफेस्ट करना है तो। क्योंकि जैसा आपका सकारात्मक सोच होगी आप उसी दिशा को पकड़ोगे। बिकॉज वॉट यू सो शैल यू रीप। जो डलेगा वही निकलेगा। दही बनाते हो, दही लाइव एग्जाम्पल दे रहा हूं, फिर अपने घर का बता रहा हूं। लैक्टोबैसिलस नहीं, बेस्ट बता रहा हूं। क्या एग्जाम्पल है? घर में कुछ भी मत कीजिएगा आप, आपकी जो नॉर्मल घर की, कभी जिस दिन दही पतली बनी होगी ना नॉर्मल, उसी का खट्टा निकालना और दही जमाना, और सेम दूध लेना, बाहर की नेस्ले की या अमूल की गाड़ी वाली दही लाना और उसका खट्टा लगाना। अगले दिन देखना दही दोनों अलग बनेगी। जो डाला वही पाया, बोया, ऐसे कुछ बोलते हैं। व्हाट यू सो शैल यू रीप। जो डालोगे, जो बोओगे वही पाओगे। सॉरी, हाँ। तो इसलिए साइकोलॉजिकल प्ले है, बट साइकोलॉजिकल के साथ दैट वर्क साइंटिफिकली ऑल्सो। बॉडी का सिंपल सिस्टम है ना भाई। बॉडी के अंदर अगर मैं मान लीजिए छोटा सा बासा खाना खाऊंगा तो बॉडी क्या करेगी? बीमार पड़ेगी। जो डाला वो निकलेगा। अब आप बॉडी को मत प्रताड़ित करो, आप मत खाओ, आप जंक फूड मत खाओ, आप हेल्दी खाओ, तो बॉडी उतनी एनर्जाइज होगी। सिंपल। और जब स्पिरिचुअलिटी की बात आती है ना, आई एम नॉट ए स्पिरिचुअल पर्सन, ऐसा मुझे लगता है, बट कुछ लोग मुझे कहते हैं नहीं यू आर स्पिरिचुअल। तो मुझे प्लीज बताइए व्हाट एक्चुअली स्पिरिचुअलिटी इज। सच ए सिंपल बट सच ए पावरफुल क्वेश्चन आई वुड से। तो पहला तो ये सवाल है कि जो आपने बोला कि मैं स्पिरिचुअल पर्सन नहीं हूं बट लोग कहते हैं, तो ऐसा नहीं है कि आप स्पिरिचुअल पर्सन नहीं है, आप बिल्कुल स्पिरिचुअल हैं, ठीक है। फर्क कितना होता है कि स्पिरिचुअल तो हर फॉर्म में हर इंसान है, ठीक है,
थोड़ा सा जब इसको हम डिटेल में जाएंगे तो कोर स्पिरिचुअलिटी क्या होती है उस पर बाद में बात करेंगे जी। बट सही मायने में हर कोई स्पिरिचुअल है, बस फर्क इतना है कि कोई इंसान कॉन्शियसली अवेयर है, कोई इंसान कॉन्शियसली अवेयर नहीं। व्हाट ए ग्रेट पॉइंट। बस सिंपल सी बात है। स्पिरिचुअलिटी में ज़्यादा एनालिसिस पैरालिसिस ना लगाते हुए जो इंसान एक मित्रवत भाव से चीज़ों को अनुकूल रखते हुए लाइफ में प्रोग्रेसिव थॉट प्रोसेस रखते हुए इफ यू आर अलाइन टू डू समथिंग गुड टू द पीपल, गुड टू द ह्यूमैनिटी, यू आर एब्सोल्युटली स्पिरिचुअल। सीधी बात। किसी का भाव है कि यार किसी की आपने देखी कि यार ठीक है मेरे से कुछ बन पड़ सकती है, मैं मदद कर दूं, जो आपका नेचर है वो आपके भाव पर्सनालिटी में दिखता है, ठीक है ना, दैट्स इक्वली स्पिरिचुअल। अभी स्पिरिचुअल के लिए थोड़ा ना कि ऐसे सिद्ध आसन लगाना और ऐसे बैठना तभी हम कहेंगे स्पिरिचुअलिटी है। तो स्पिरिचुअलिटी को लोगों ने इसी से कैसे जोड़ दिया है? कभी कभार स्पिरिचुअलिटी को रिलीजियसनेस से भी जोड़ा जाता है, मतलब ये कनेक्शंस कैसे आने लगे? देखिए अध्यात्म की जब हम बात करते हैं, ठीक है, अध्यात्म इज अ सफर विच इज जस्ट लाइक, जैसे एग्जाम्पल देते हैं, एक मैथमेटिक्स में हमने लिमिट पढ़ी होगी इंटीग्रेशन में। हाँ, लिमिट 10th तक मैथ्स पढ़ी होती थी तो उसमें ऐसा होता था लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी, ऐसा वाला साइन। हाँ हाँ हाँ, और लिमिट लिखते थे एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी, जिसका मतलब होता था जो ये एक्स वेरिएबल है इट ऑलवेज पॉइंट्स टूवर्ड्स इन्फिनिटी बट इट विल नेवर रीच इन्फिनिटी। इसी तरीके अध्यात्म, ठीक है, अब आप लिमिट की जगह लिखो अध्यात्म और नीचे लिखो एक्सप्लोरेशन या लिखो अंडरस्टैंडिंग टेंड्स टू इन्फिनिटी, विच मीन्स आप इसको जितना सब्जेक्ट को इसके अंदर गोता लगाते चले जाओगे, खोदते चले जाओगे, ये निरंतर खत्म नहीं होगा। तो एक सफर है, इस सफर की स्टेजेस हैं, बट सफर का सबसे सिंपल जो मतलब है, अध्यात्म इज ऑल अबाउट योर ओन सेल्फ जर्नी, ठीक है। अध्यात्म, व्हाट द अध्यात्म इज सेज, जिसको आप सेल्फ में कंटेम्पलेट कर सकें, जिसको आप अपने साथ, जैसे एग्जाम्पल देते हैं, आपने अभी बोला रिलीजियस, धर्म, धर्म का मतलब क्या होता है? अब धर्म को भी लोग एक्चुअली में गलत सेंस से लेते हैं। धर्म और अध्यात्म कोई अलग नहीं है। अच्छा, ये अलग नहीं है। स्पिरिचुअलिटी की पहली सीढ़ी धर्म ही है। अब वो धर्म को हम क्या करते हैं, हम धर्म को गलत टेंस से लेते हैं। धर्म शब्द का सही मतलब है, धर्म मीन्स धारण करना। धर्म का मतलब होता है धारण करना। तो आपको नित्य नियम से पॉडकास्ट करने हैं, आपका ये धर्म है, आपने इसको धारण कर लिया है, तो यू आर इक्वली रिलीजियस, राइट। हमारी प्रॉब्लम क्या है कि हम रिलीजियस को सिर्फ जोड़ते हैं जब हम बात करते हैं कि जहां हम कहते हैं कि अगर मूर्ति पूजा है, हवन है, यज्ञ है, तो वही सिर्फ धर्म है। जिस इंसान का जो भी कर्म है, भगवान कृष्ण कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि ये कर्म प्रधान युग है, तो तुम्हारा कर्म ही धर्म है। यानी कि अगर आप अपने कर्म के प्रति ऑनेस्ट हो, धार्मिक हो, और अगर आप धार्मिक हो, आगे कनेक्ट कर देता हूं, अगर आप धार्मिक हो और उसमें आप अपना धर्म फॉलो कर रहे हो, अब ये भी भगवान कृष्ण कह रहे हैं, भगवान कृष्ण कह रहे हैं, तो हुआ क्या कि अर्जुन ने युद्ध खत्म होने के बाद कहा कि थैंक यू कृष्णा, आप अगर हमारे साथ ना होते तो हम ये युद्ध नहीं जीतते रणभूमि में। तो भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि मेरे को थैंक यू बोलने की कोई जरूरत नहीं है। दिस वॉर हैज बीन वन बाय यू बिकॉज यू आर डूइंग द राइट धर्मा, एंड द रिजल्ट of this war which is your winning is because of your dharma, and Duryodhan has got to his fate. Duryodhan को अपना रास्ता इसलिए मिला, he is today on his feet because of his karma. And I am also standing with you because you were aligned with dharma. तो इसलिए इस युद्ध का जीतना मेरा साथ होने की वजह से नहीं है, तुम्हारा धर्म फॉलो करने की वजह से। तो जब आपने कुछ धारण कर लिया, धार्मिक हो गए, और धारण करने के बाद आपने राइटियस काम करना शुरू कर दिया। राइटियस क्या है? एग्जाम्पल, आप काम कर रहे हो, आप ये इंश्योर करते हो कि यार मेरी जो टीम है ना, उसमें किसी का दिल ना दुखे। जब कोई आदमी साफ मन से आपके पास आया है तो उसको ईमानदारी से, जिस सोच से आया उसको उसकी चीज मिले, उसकी जो मेहनत है वो उसको मिले।
अगर आपने उसको प्रॉमिस करा है कि यार कल को मैं बहुत बड़ा हो जाऊंगा और तुम्हारे को यहाँ पर जरूर लेके जाऊंगा, तो आप लेके जाओ, तो आप स्पिरिचुअल भी हो गए, क्योंकि आप राइटियस हो। ये घुमा फिरा कर इट इज मेकिंग ऑल सेंस जो आपने कहा कि एवरीबडी इज स्पिरिचुअल, इज जस्ट दैट कि कोई कॉन्शियस है उस इसको लेकर, कोई नहीं है। बिल्कुल, है ना। एंड जब हमने डिस्कशन करना शुरू करा कि आज हम यूथ स्पिरिचुअलिटी के बारे में बात करेंगे, स्पिरिचुअलिटी हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम यूथ स्पिरिट, व्हाई आर वी स्पेसिफाइंग यूथ स्पिरिचुअलिटी? देखिए, यूथ को हम यूथ एंड स्पिरिचुअलिटी को क्यों कॉम्बिनेशन में लेकर के आते हैं, और आजकल बहुत लोग इस पे बात भी करते हैं, और मेरा एक पर्सनल रुचि इसलिए रहती है यूथ के साथ स्पिरिचुअलिटी पे काम करने की। एज अ स्पिरिचुअल परसेप्टर व्हेन आई सी यंगस्टर्स के साथ क्या है कि आजकल हम इस टेक्नोलॉजी ड्रिवन एरा में है, राइट, जहाँ टेक्नोलॉजी इज द मोस्ट सोफिस्टिकेटेड, दिस इज द मोस्ट सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी एरा, और अपनी चरम सीमा पे यंगस्टर्स को एक पर्टिकुलर माइंडसेट रहता है कि ये जो स्पिरिचुअलिटी, ये सब चीजें हैं ना, ये पोस्ट रिटायरमेंट की चीजें, या उनको ऐसा फील होता है कि दिस इज समथिंग आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। या ये जो आपने बड़ी सुंदर अपनी किताब लिखी है ना, द आर्ट ऑफ स्टेइंग अनकूल, उनको लगता है स्पिरिचुअलिटी आपको अनकूल करता है, कूल नहीं बनाता। ठीक है, अभी ना ऐसा बोलकर ना मुझे अपने आप में और ग्रेट फील करवा रहे हैं कि ठीक है, अच्छा काम किया है मैंने। हाँ। तो उनको ऐसा लगता है कि हमारे को कूल नहीं लगते इससे। तो अल्टीमेटली उनको ये ध्याय बताने के लिए कि आपकी ओवरऑल सक्सेस, इवन आप जो मटीरियलिस्टिक एस्पायरेशन चाहते हो, आप चाहते हो कि जी मैं सक्सेस करियर में बहुत करूं, मैं बहुत बड़ा क्रिएटर बन जाऊं, मैं बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन जाऊं, मैं बहुत बड़ा एंटरप्रेन्योर बन जाऊं, मैं बहुत बड़ा स्टार्टअप खड़ा कर दूं, इस सब का ध्येय स्पिरिचुअलिटी। आपको क्या लग रहा है जो इतने बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, ये जिन्होंने इतने बड़े स्टार्टअप बनाए हैं, आप इस बात को हल्के में ले रहे हैं कि वो स्पिरिचुअल नहीं है? स्पिरिचुअलिटी का कोर सब कुछ निर्भर करता है आपकी प्राण शक्ति पर। सब कुछ प्राण है, सबका प्राण जागृत है, कुंडलिनी जागृत है। जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, अंबानी वगैरह जो है, ऐसे थोड़ा ना इतने बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, सबकी कहीं ना कहीं तक कुंडलिनी जागृत हो रखी है। आप बिना प्राण के कुछ भी एक्सट्रीम नहीं कर सकते लाइफ में, इसको समझ लीजिए। लाइफ में अगर आपको एक्सट्रीम करना है ना, बिना प्राण के आप नहीं कर सकते। बस फर्क इतना है, जो फिर भगवान कृष्ण बोल रहे हैं कि उस प्राण को स्ट्रॉन्ग करने के बाद आप सकारात्मक अप्रोच लगाओगे या आप नेगेटिव अप्रोच लगाओगे, वो आप पे निर्भर है। साधु की भी प्राण शक्ति बहुत प्रबल है और टेररिस्ट की भी बहुत स्ट्रांग है। प्राण बोले तो क्या है? प्राण इज द वाइटल फोर्स। प्राण इज द वाइटल फोर्स। सरल भाषा में समझ लेते हैं, जो एनर्जी आपको चला रही है, जो आपको रन करा रही है, जिसकी वजह से आप लाइफ को एक्सपीरियंस कर पा रहे हो, जिसकी वजह से इमोशंस बन रही हैं, द ओवरऑल एग्जिस्टेंस इज बिकॉज ऑफ दैट प्राण। इसको कुछ आप ऐसा समझ सकते हो कि पानी जो है, पानी की जो एक ड्रॉप को पकड़ लीजिए, जो एक पर्टिकुलर पानी का मॉलिक्यूल बनता है, 2 एटम ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन, H2O। पानी का अस्तित्व है वो उसके प्राण की वजह से। तो ये उतनी माइन्यूटेस्ट फोर्स है, वो लाइफ फोर्स है। बिना लाइफ फोर्स के कोई आदमी एग्जिस्ट नहीं कर सकता। अब इसको थोड़ा आप अगर इसको और सरल करना चाहें तो और सरल तरीके से कैसे समझ सकते हैं? अभी हम इस स्टूडियो में बैठे हैं, ये आपका लैंप चल रहा है, राइट। लैंप के अंदर बल्ब लगा है, राइट। ये बल्ब लगा हुआ है, इस बल्ब का क्या महत्व है? इस बल्ब का काम कब है? आप बताइए, ये बल्ब को की यूटिलिटी कब है? जब अंधेरा हो या फिर जब हमारा कैमरा ऑन होता है। ये बल्ब की यूटिलिटी तब है जब ये जलेगा। बिना जले तो इसकी कोई यूटिलिटी नहीं है ना। राइट। ठीक। 5 तत्व का हमारा शरीर है। अभी जब अब कोई शरीर छोड़ता है तो 5 तत्व का शरीर पड़ा रहा है, कोई अपने पास तो रखता नहीं। तो ये 5 तत्व का मृतक शरीर इस बल्ब की तरह है। इस बल्ब में आप करते हो बिजली ऑन, इलेक्ट्रॉन्स भागते हैं, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते करते आते हैं इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में और ये ग्लो कर जाते हैं। इसके अंदर प्राण आ जाते हैं। तभी बोलते हैं आदमी के मरते की प्राण निकल। हाँ,
तो वही इलेक्ट्रिसिटी हमारे अंदर है और वही वो प्राण है। अब आप इसको समझ लीजिए क्यों हर चीज प्राण है। जब हम बात कर रहे थे, अब आपको इससे समझ आ जाएगा, सारे आपके ऑडियंस को भी। यानी कि ये बल्ब की क्षमता किससे? इलेक्ट्रिसिटी से। अच्छा, अभी ये बैठे हैं, अभी आपकी ऑडियंस को नहीं दिख रहा होगा, हमारे ऊपर ये इतनी बड़ी लाइट लगी है। या इसको एक उदाहरण लेते हैं, पार्क में बड़ी हेलोजन होती है, राइट, होती है, ज्यादा प्रकाश करती है, यानी कि उसमें ज्यादा इलेक्ट्रॉन प्रभाव है, ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी है, उसकी ज्यादा वोल्टेज है, और वो ज्यादा वोल्टेज से ज्यादा एनर्जी को फेंक पा रही है। करेक्ट। यानी कि जिसकी जितनी ज्यादा एनर्जी वो उतना शक्तिशाली, स्ट्रांग या अपना वर्चस्व दिखा पाएगा। तो जितना एनर्जी फ्लो आप बढ़ा लोगे उतना आप बढ़ जाओगे। यानी कि आप जितना प्राण को स्ट्रांग कर लोगे, उस करंट, उस लाइफ फोर्स को अपने अंदर स्ट्रांग कर लोगे, उतना आप बढ़ जाओगे। प्राण को कैसे स्ट्रांग करें फिर? देखिए, प्राण को स्ट्रांग करने के बहुत सारे तरीके हैं, बट जो आज की डेट में सबसे इंपॉर्टेंट तरीका है और जो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, जो सबसे पहले करना चाहिए, और अगर यंगस्टर कर ले, स्ट्रांग करने से पहले मैं आपको बताता हूं, आश्चर्य होगा। आजकल आपने देखा होगा कि यंग एज पे छोटी छोटी हेल्थ इश्यूज आ जाते हैं। आपने देखा होगा कि मसल्स में पेन हो रहा होता है यंग एज पे। मूड स्विंग्स, यंगस्टर्स के मूड स्विंग बहुत होते हैं। इसके लड़कियों में तो होते ही हैं, क्या ही बताऊं, है ना, मूड स्विंग्स होते हैं। उसके बाद विल पावर कमजोर होती है। उसके बाद रिग्रेट करना होता है। करियर में सब कुछ पढ़ लिया, उसके बाद भी कुछ नहीं हो पा रहा होता है बहुत लोगों के साथ। ये सारी चीजें प्राण की वजह से हो रही। प्राण कमजोर है बोलेंगे? हाँ जी, सब कुछ प्राण की वजह से हो रहा है। रिलेशनशिप क्राइसिस हो रहा है ना, प्राण की वजह से हो रहा है। यू नेम इट, एवरीथिंग इज प्राण। उज्जवल जी, ऐसा तो क्यों रहा है फिर? प्राण मैं बता रहा हूं। अब देखिए इसको सिंपल, बड़ा सिंपल सा उदाहरण है, आपको बड़ा सिंपल चीज से इसको समझिए। आप प्राण को कैसे स्ट्रांग करते हैं, और अब इसको बेसिक लेवल पे समझते हैं। आप जो अपने अंदर इनहेल करते हैं ऑक्सीजन, आपके 4 पैसेजेस हैं जिसके थ्रू आप बॉडी का जितना भी आपके अंदर टॉक्सिक है उसको बाहर कर सकते हैं। ओके। पहले आप इसको, मैं दोनों को साथ साथ चलाता हूं। ये जितनी भी मैंने चीजें बताई क्यों प्राण से, आपको समझ आ जाएंगी। बिल्कुल। कोई भी जगह जहां टॉक्सिकेटेड है, कोई रिलेशनशिप वर्कआउट कर पाएगी? बिल्कुल भी नहीं। क्या आदमी टॉक्सिकेटेड एनवायरनमेंट में विल पावर स्ट्रांग रख पाएगा? नहीं। क्या टॉक्सिकेटेड एनवायरनमेंट में ग्रो कर पाएगा? क्या टॉक्सिकेटेड एनवायरनमेंट में बिना हेल्थ इश्यूज के रह पाएगा? नहीं। सही कारण बताए थे। अब यही इंटॉक्सिकेशन आपके अंदर हो रखा है। कैसे हो रखा है? शरीर के 4 तरीके हैं जहां से शरीर इंटॉक्सिकेशन को बाहर करता है। टॉक्सिन्स बाहर जाते हैं। एक है जो आप हवा एक्सेल करते हैं, नीजल। दूसरा है बॉडी के पोर्स, जब आप वर्कआउट करते हैं पर्सपिरेशन है। तीसरा है जो आप यूरिनेट करते हैं, यूरिनेशन। ठीक है, जो आप मिक्चुरेशन के लिए जाते हैं, आप यूरिन करते हैं पास। फोर्थ है जो आप डेफिकेशन के लिए जाते हैं, एक्सक्रीशन, स्टूल पास करते हैं। 4 तरीके, और कोई बॉडी के पास तरीका नहीं। इसके बाद बॉडी के पास एक ही तरीका है, अगर ये चारों से काम नहीं बन रहा, इसके बाद एक ही तरीका होता है कि बॉडी अलग अलग फॉर्म में टॉक्सिन को बाहर फेंकने के लिए, जिसे इम्बैलेंस बोलते हैं, आपको अलग अलग बीमारियां करेगी। एग्जाम्पल, पल्सेस आपने देखो लोगों को देखे दाने हो जाते हैं, एक्ने हो जाता है। एक्ने क्या है? पेट खराब होता है उनका। आप कभी देख लेना, जितने एक्ने वाले होंगे ना, उनको इनडाइजेशन रहता होगा या कॉन्स्टिपेशन भी रहती होगी। इनडाइजेशन वाले होंगे, क्यों? पेट में टॉक्सिन है। अभी वो टॉक्सिन कहीं से नहीं निकल रहा, वर्कआउट करते नहीं तो कहां निकलेगा वो? ये दाने निकलेंगे, किसी का कुछ होगा, कोई फुंसी होगी, कुछ होगी, अलग अलग फॉर्म से फिर बॉडी जबरदस्ती बाहर फेंकती है। इट इज डिफरेंट फ्रॉम एडोलेसेंस। जो आता है वो पिंपल्स, वो एक अलग है। हाँ, वो एक अलग कॉन्टेक्स्ट है, उसको हम कोई नहीं कर रहे। ठीक है। अब आ जाते हैं प्राण स्ट्रांग कैसे होगा और कैसे ये चीजें अलाइन होंगी। आपके पास जो सबसे सुंदर चीज कंट्रोल में है, जिससे आपकी सारी लाइफ की एस्पायरेशंस फुलफिल होती हैं और प्राण स्ट्रांग होगा, वो ये है हाउ मच स्ट्रांग क्वालिटी एंड कॉन्शियस ब्रीदिंग यू डू, जो हम लोग नहीं करते। सारा खेल ब्रीदिंग का है। आजकल आप देखना यंगस्टर्स ऐसे बैठे होते हैं, ऐसे कंधे हो चुके होते हैं, ऐसे। मैंने
मतलब मैं बाय प्रोफेशन फिटनेस कोच हूँ, तो मैं अपने काफी ट्रेनीज को बोलता हूँ ये नॉट अ राइट वे टू से ऐसे बैठते हैं। क्यों बैठते हैं? प्राण बहुत कमजोर है ना, तो कैसे बैठेंगे? अब आप देखो प्राण का क्या होता है। आपने एक चीज देखी है, आपका जब फौज में भी होता है ये, और जितने भी एक्सट्रीम केसेस होते हैं सब जगह होता है, आपके वेट लिफ्टिंग में भी होता है, अगर आपने देखा हो। जब आपको आपकी छाती चेक की जाती है, फिर बोलते हैं फुलाओ सांस लेते हैं। अगर आपकी छाती 2-2.5 इंच से ऊपर नहीं फूलती तो आपको रिजेक्ट कर देते हैं फौज में। हाँ, ये पता है मुझे। कर देते हैं ना? हाँ। क्यों कर देते हैं? क्योंकि प्राण शक्ति प्रबल आपका पहला जो आपके हाथ में नियंत्रण है वो आपकी ब्रीदिंग से होती है। और जिसकी प्राण बहुत उठा हुआ है वो एक्सट्रीम्स झेल जाता है। एग्जाम्पल, आपने एक कंपनी बनाई, बहुत सुंदर, बहुत अच्छी चल रही है, लॉस हो गया, कंपनी ढाड़ नीचे गिर गई, अब रोड पे आ गई। आपको सेटबैक ना लगे, इमोशनल सेटबैक ना लगे, और आप फिर भी अपने आप को विल पावर से चलाते रहो। अगर प्राण स्ट्रांग होगा तो झेल जाओगे, नहीं तो सुसाइड कर लोगे। उदाहरण, कैफे कॉफी डे के सीईओ ने सुसाइड कर लिया। जब अब पीछे न्यूज थी, 6-7 हजार करोड़ कंपनी डेट में थी, इट्स पब्लिक न्यूज। उसके सीईओ ने सुसाइड कर लिया, ठीक। उसके बाद उसकी वाइफ ने टेक ओवर करा, और जो 6,000 करोड़ का डेट था उसको 2,500 करोड़ पे ले आई, फाइट करते करते। किसे ले आई? उसकी प्राण शक्ति बहुत स्ट्रांग है, दूसरे की प्राण शक्ति नहीं थी। तो प्राण को आपने, जब आपकी लंग्स, अब इसको साइंटिफिक ले जाते हैं, बिल्कुल साइंटिफिक ले जा रहे हैं आगे एक स्टेप। ऑक्सीजन जो आप ले रहे हो वो आपको सारा का सारा अंदर एनर्जाइज कर रही है, और जो अंदर की कार्बन डाइऑक्साइड है वो आपका सारा टॉक्सिक बाहर फेंक रही है। अब जब अंदर टॉक्सिक है वो सारा कार्बन डाइऑक्साइड है। अब आपका लंग्स ही खुलते नहीं है, आपके लंग्स ही इतने बैठे रहते हैं ऐसे, ठीक। तो बॉडी क्या होगी? इंटॉक्सिकेट ही होगी। क्यों? क्योंकि ब्रीथ तो हो नहीं रही, ऑक्सीजन तो अच्छे से जा नहीं रही, बॉडी के अंदर इंटॉक्सिकेशन घूम रही है। अब जब वो इंटॉक्सिकेशन घूम रही है तो आदमी कहां से किसी भी चीज में, एक्सट्रीम सिचुएशन और एडवर्स सिचुएशन में अपने आप को खड़ा कर पाएगा? वो टूट जाएगा बड़ी जल्दी। इसलिए अगर आप प्राण को स्ट्रांग कर लेते हैं, जिसका सिंपल तरीका यह है कि आप क्वालिटी कॉन्शियस ब्रीदिंग करना स्टार्ट कर दीजिए, और कुछ उसके लिए अलग से नित्य नियम नहीं फॉलो करना। सिर्फ इतना करना है कि दिन में आप 10 से 12 बारी, बिल्कुल जैसे बैठे हैं, एक नॉर्मल आदमी जो रोज की लड़ाई में लड़ा होता है, भाई हम सब लड़ाई लड़ते हैं ना, सवेरे उठते हैं, लड़ाई के लिए चल पड़ते हैं, झंडा उठा करके, कोई कहीं लड़ाई लड़ता है, कोई कहीं लड़ाई लड़ता है। साधु आदमी तो लेता है 1 मिनट में 3 से 4 श्वास। क्या बात कर? हाँ जी। अब वो नॉर्मल जो लड़ाई लड़ रहा है उसके लिए तो पॉसिबल नहीं है। वो तो कहेगा यार मैं लड़ाई लड़ूंगा, साला तुम्हारी सांसें लूं 3 से 4, ठीक। बट अगर जो लड़ाई भी लड़ रहा है और वो अगर क्वालिटी ब्रीदिंग करना शुरू कर दे कॉन्शियसली, तो आराम से 14-15 पे आ सकता है। और अगर आप अभी देखेंगे तो 1 मिनट में आदमी लगभग लेता होगा 70-80 श्वास। आप हार्ट रेट की बात करें, सांस की बात करें? मैं श्वास की बात कर रहा हूं, इनहेलेशन एक्सहेलेशन। क्योंकि वर्ल्ड लेवल जो एथलीट्स के जो हार्ट रेट जाता है वो 40 बीट्स जाता है, विच इज वेरी लेस एंड विच इज वेरी गुड। तो इन बाबा को कितना ज्यादा होगा? मैं तभी तो बता रहा हूं, तभी तो वो इतने साल जीते हैं। क्यों जीता है इतना? भाई बॉडी की एजिंग इज टोटली कंप्लीटली रिलेटेड टू हाउ यू ब्रीथ। आपने देखा होगा जितने एथलीट्स होते हैं उनके घुटने वगैरह जल्दी जवाब देते हैं। बिल्कुल देते हैं ना। बूढ़े वो जल्दी होते हैं। बूढ़े जल्दी होते हैं, क्यों होते हैं जल्दी? ओवर यूज शायद। हाँ, ओवर यूज ना? नहीं, सिंपल। हाँ, आप जब तेज सांस ले रहे हो, लोहा है, लोहा जंग कब लगता है? ऑक्सीडेशन होती है, राइट। बॉडी ऑक्सीडेट होती है जब उसको हवा मिलती है। ऑक्सीडेट होगी, जल्दी जंग खाएगी। जैसे ही ऑक्सीडेशन प्रोसेस स्लो कर दो, ऑक्सीडेशन कैसे स्लो होगी? जैसे ही लोहे को धीरे धीरे वैक्यूम में लेना जाना शुरू कर दो, जंग लगना बंद हो जाएगा। वैसे ही इसमें ऑक्सीडेशन इसकी कम कर दो, श्वास स्लो कर दो, इसकी एजिंग अपने आप स्लो हो जाएगी, एजिंग अरेस्ट हो जाएगी। बट उज्जवल जी, हम इनडायरेक्टली ये नहीं कह रहे कि आप एक्टिव होना छोड़ दो, आप आलसी रहो। और नहीं, आलसी कहां से हुआ? इसमें वर्कआउट करेंगे या फिर कुछ भी स्पोर्ट्स करेंगे, सांस तो तेज होगी ना फिर इसमें। ना। तो आप समझिए, देखिए,
वर्कआउट करना इज अगेन, तो अब अगर आप वर्कआउट को लेते हैं, इसलिए भारत की योगिक परंपरा में इसलिए योग का बहुत बड़ा महत्व है, जिसको लोगों ने कंफ्यूज कर दिया। एक्चुअली ये जो आप बोल रहे हैं ना, जिमिंग विमिंग, ये सब वेस्ट से उठाए हैं हमने। राइट। ये वेस्ट के थॉट प्रोसेस है। नहीं तो भारत के अंदर योगा अपने आप में संपूर्ण था, जिसमें जिमिंग भी आ जाती है, वर्कआउट भी आता है, बॉडी की एनर्जी की अलाइनमेंट्स भी आती हैं, और साथ में आपका पूरा स्वास्थ्य सब कुछ पूरा का पूरा करेक्ट रहता है। मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूं। मैं डेली 5 किलोमीटर भागता था, और जब से मैं योगा अलाइंड हूं, अब मैं 5 किलोमीटर नहीं भागता, मैं सिर्फ रोज की अपनी 1 घंटा 15 मिनट योगा करता हूं। तो वो मैंने योगा रनिंग छोड़ दी। आपका हार्ट रेट या फिर आपकी ब्रीदिंग ऊपर नहीं जाती? बिल्कुल, योगा का मतलब ही यही है। योग का मतलब ही यही है कि हार्ट रेट, आपको योग का मतलब होता है विद ईज, जहां आप कॉन्शियसली ब्रीथ को लेके अवेयर हो। मतलब मैं थोड़ा सा डिसएग्री करूंगा, लेकिन कुछ पोज आपको ऐसे होल्ड करना है, मतलब आपको एफर्ट्स डालना पड़ रहा है ना, तो ये हार्ट रेट नहीं, हार्ट रेट इंक्रीज नहीं करेगा आपकी। देखो, अब जैसे आप सूर्य नमस्कार करते हो तो आपका हार्ट तेज भागेगा, वो तो 1-2 जगह पे बना भागेगा, बट योगा ओवरऑल एक्चुअली गिव्स यू द कॉन्शियस अवेयरनेस ऑन योर ब्रीदिंग। अब आप योगा के अंदर कुंभक लगाते हो। कुंभक का मतलब होता है आपने श्वास ली, अंतर कुंभक लगाते हो, श्वास ली और रोक दी। अब आपने रोकी, तो रोकने से क्या हुआ? हार्ट अपने आपकी लंग्स की स्ट्रेंथ बढ़ी है। सारा खेल लंग्स का ही तो है। एग्री। हाँ। जैसे लंग की स्ट्रेंथ बढ़ गई, इसकी कैपेसिटी बढ़ गई, उतना आपके लिए आसान हो गया ना चीजों को मैनेज करना। तो योगा आपके पास कभी भी ये क्लैश नहीं पैदा करेगा। योगा तो आपकी श्वास पे इतना कंट्रोल कर देगा कि आप धीरे धीरे जितना होल्ड करना चाहो उतना होल्ड रख लो, जितना आप छोड़ना चाहो उतना छोड़ लो, और धीरे धीरे अपनी ब्रीदिंग को बिल्कुल स्लो कर लो, विच इनडायरेक्टली मीन्स, जो आजकल सब लोगों की इच्छा होती है, टू अरेस्ट द एजिंग। कमिंग बैक, क्योंकि टॉपिक से हम ऑफ हो गए, जो मेन आपका पॉइंट था, मेरा दिमाग वही चलता है ना, मैं थोड़ा उस डायरेक्शन में उसको स्टीयर करने लगा था। सो लेट्स गेट बैक। तो जो मेन आपका टॉपिक था, तो प्राण को करने का सिंपल ये है कि आप 10 से 12 क्वालिटी ब्रीदिंग कर लीजिए। क्वालिटी ब्रीदिंग का मतलब है बिल्कुल आप स्लो इनहेल करते हैं, जिसमें आपको ये इंश्योर करना है कि आपकी छाती जो है 2 से 2.5 इंच फुल है। हाँ, तो आप धीरे धीरे देखोगे, जब आप ये करोगे ना, आपने देखा है एक चीज, आदमी को बड़ा गुस्सा आता है, क्या कहते हैं? भाई सांस ले। ये सिर्फ स्लैंग नहीं है, एक्चुअल में भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? गुस्सा कब करता है आदमी? कब करता है? क्या मतलब सिचुएशन हीट हो जाती है कोई? गुस्सा तब करता है जब उसकी बॉडी में बहुत सारी CO2 भरी होती है, उसको स्पेल आउट करनी होती है। अच्छा, ऐसा भी होता है? हाँ जी, हमारी बॉडी इतनी इंटॉक्सिकेटेड होती है कि कहीं ना कहीं उसको निकालना होता है, तो वो फट जाता है इन द फॉर्म ऑफ गुस्सा। वो करेगा भैं 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 भैं, गालियां देगा, उसके बाद शांत, सारी कार्बन डाइऑक्साइड बाहर। तो हर चीज आपकी प्राण पे जुड़ी हुई है। अल्टीमेटली आपने प्राण पकड़ लिया, तो इसी कारण से यूथ और स्पिरिचुअलिटी को साथ में ला करके हम बात करते हैं, ताकि यूथ को यह समझ आए कि आपने जितना स्ट्रांग इसको यंग एज से पकड़ लिया, आप उतने लंबे रेस के घोड़े बनोगे। राइट। इसलिए कॉन्सेप्ट लेके आए बस। तो अभी हमें ऑडियंस का भी ध्यान रखना है, और हमारे पास टाइम लिमिट होता है, और हम चाहते हैं कि जितना ज़्यादा हो सके चीज़ें हम पैक कर सकें। सो एक टॉपिक हमने थोड़ा बहुत टच करा, हालांकि इसे बात करें तो ख़त्म तो नहीं होने। जब हम ऑफ कैमरा डिस्कस कर रहे थे, आपने एक बड़ी अच्छी बात कही, और कहीं ना कहीं मेरी जिज्ञासा जागी उस चीज़ पे कि IQ बहुत है इंडिया में, EQ नहीं है। प्लीज़ थोड़ा डिटेल में। बेसिकली क्या है, देखिए, हम टेक्नोलॉजी के एरा में हैं। टेक्नोलॉजी का एरा मतलब क्या होता है? सरल भाषा में टेक्नोलॉजी का एरा का मतलब होता है इंफॉर्मेशन। वी आर इन दी इंफॉर्मेशन एरा। ठीक है, उदाहरण, आप ये पॉडकास्ट कर रहे हो मेरे साथ, आप पॉडकास्ट में किसी को बुलाओ और किसी को बोलो कि हनुमान चालीसा सुनाओ, ठीक, आदमी को ज्यादा करंट नहीं लगेगा। मगर आप आज से 10 साल पहले सुनवाते तो आदमी को थोड़ा अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि तब इंफॉर्मेशन इतनी आसानी से अवेलेबल नहीं थी, बट अब इंफॉर्मेशन धक्के के खा रही, ओवरफ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। हाँ, सो इंफॉर्मेशन एक्सेसिबिलिटी इज जस्ट कपल ऑफ सेकेंड्स अवे। इंफॉर्मेशन हमेशा आपके IQ को बढ़ाती है। राइट। इंटेलिजेंट क्वेश्चन, राइट, IQ को बढ़ाती है, क्योंकि हमें लॉजिकल उतनी चीजों को ज्ञान हो जाता है। अच्छा, ये ऐसा है, 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 करेक्ट।
तो जितना आप इंफॉर्मेशन के साथ खेलोगे आपका आईक्यू तो बढ़ता जाएगा, बट लाइफ जो है, इमोशनल क्वेश्चन, लाइफ जो है वो इंफॉर्मेशन का खेल नहीं है. वी आर ह्यूमन बींग्स, वी आर इमोशनल पीपल एंड वी आर नॉट मशीन्स. मशीन्स वर्क विद इंफॉर्मेशन, ह्यूमन मशीन वर्क्स विद इंफॉर्मेशन, इमोशन एंड फ्यू सर्टल एनर्जीज. और क्योंकि हम इमोशनल बीइंग हैं तो हमारा हमेशा कांस्टेंट नहीं रहता एक सिस्टम, हमारा कभी भी कुछ भी ऑफ नीचे होता रहता है, जिसको आजकल के यंगस्टर बोलते हैं मूड स्विंग्स. अब क्योंकि हमने इंफॉर्मेशन के साथ ये तो समझ लिया कि आईक्यू हमारा अपने आप बढ़ता गया, इंटेलिजेंट होना है, यार इसका ज्ञान होना चाहिए. अरे लाग तेरे से पूछ रहे हैं यार, इतना भी नहीं पता तेरे को, यार तेरे को यूपीआई करना नहीं आता, यार तेरे को ये ऐप चलानी नहीं आती, यार ये तो बड़ी शर्म की बात है. तो हमने इसको अपने साइकिक लेवल पे लेके इंफॉर्मेशन को तो स्ट्रांग कर लिया, बट हमने कभी भी ये नहीं बोलते, जो कि बहुत जरूरी है इस समय भारत और इंडिया में और ग्लोबल लेवल पे ये बोलना, यार भाई वो छोटी सी तेरे साथ प्रॉब्लम हो गई, तू सिर्फ इतने को मैनेज नहीं कर पा रहा, तेरी जितनी पुअर मैनेजमेंट है. जैसे हम बोलते हैं ना, आदमी को बोलते हैं अबे यार तेरे को इंस्टाग्राम पे ये नहीं पता. अब मुझे लगता है यंगस्टर्स को ये इनिशिएटिव लेना चाहिए और वो ये पता है क्या बोलना शुरू कर दें. एज अ यूथ और स्पिरिचुअलिटी की बात जब हम करते हैं, यंगस्टर आगे आए और उनको आपस में बोलना शुरू कर देना चाहिए. जैसे एग्जाम्पल, सामने वाले ने कुछ गलत बोल दिया, दोस्त ने बोल दिया, गाली दे दी, कुछ बोल दिया, अबे यार तेरे से इतना नहीं झेला जा रहा, अबे यार तू जिंदगी में क्या करेगा, यार तू मैनेज ही. अब जब ये बोलना शुरू करेंगे ना तो हम इमोशनल क्वेश्चन के लिए सचेत होना शुरू होंगे. एंड दिस इज द रीजन दैट वी डोंट हैव द इमोशनल क्वेश्चन. यू विल फाइंड कि इतने लोग सक्सेसफुल होने के बाद, इतने सारे भी पीछे आपने देखा होगा यूट्यूब क्रिएटर्स के केसेस थे, सुसाइड कर लिए यंग एज में. आप मुझे एक बात बताओ, जिसके ऑलरेडी कपल ऑफ मिलियन फॉलोअर्स हैं, अच्छा खासा पैसा कमा रहा है, आप बताओ जो आजकल के लोगों की डेफिनेशन उसके हिसाब से फिर क्या चाहिए. और अगर उनकी डेफिनेशन सही है तो फिर क्यों कर लिया बंदे ने सुसाइड? क्योंकि इमोशनल मैनेज नहीं हो रही. और इमोशन जब मैनेज नहीं होती ना तो आपके अंदर एक ऐसी ड्राइनेस आ जाती है बॉडी के अंदर कि तब आपको सब कुछ जीरो लगता है. वो किसी बड़े समझदार व्यक्ति ने एक बात बोली है, क्या बात? कि भाई भगवान से प्रार्थना ये करना कि तुम्हें पैसा कमावा तो दे, तुम पैसा तो कमा लो, बट पैसा कमाने के साथ तुम्हें सद्बुद्धि दे दे कि उसको खर्चना कैसे. ऐसा ना हो कि पैसा तो आ जाए पर तुम्हारी अवस्था ही ना हो कि उसको खर्च करने की. आप फिटनेस, खुद के फिटनेस कोच हो, आपके केस में भी किसी एक समझदार व्यक्ति ने बात बोली है. वो कहते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट लाइफ में है हेल्थ. अब मान लो आपकी भगवान ना करे हेल्थ ही नहीं है और आपके पास कई करोड़ों रुपए आ गया, क्या कर खर्चोगे कैसे इसको? बताओ, भोगोगे कैसे? इसके बाद अच्छा सा एग्जाम्पल बताऊं. कौन बनेगा करोड़पति होता है, हाँ. है ना. मैं ये एग्जाम्पल फिट बैठेगा, वहां पे जितने भी लोग जीते हैं आज तक 7 करोड़ 8 करोड़ ऐसे कुछ, एक मीम भी बड़ा वायरल, 7 करोड़ ऐसे करके मीम वायरल हुआ है. तो जितने भी लोग ये जीते हैं, है ना, विन किया है, आज की डेट में वो कर क्या रहे? वो जहां थे वहीं वापस आ चुके हैं. तो आपका जो पॉइंट था, पैसा आ गया लेकिन करना क्या है उसका, Correct. दैट यू डोंट नो. तो इसलिए आईक्यू इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट आज की यंगस्टर्स में. और यूथ और स्पिरिचुअलिटी जो है वो इनका पहला लेग आईक्यू को स्ट्रांग करने, ईक्यू को स्ट्रांग करने को है. क्योंकि अगर उनकी इमोशन स्ट्रांग हो गई तो लाइफ की सारी प्रॉब्लम फिक्स हो जाएंगी. आजकल यंग रिलेशनशिप क्राइसिस है, ठीक है, वो किस लिए है? जस्ट बिकॉज ऑफ दिस पार्ट. अगर ईक्यू स्ट्रांग हो गया तो उनको रिलेशनशिप्स के साथ मैनेज करना आ जाएगा. ईक्यू स्ट्रांग हो जाएगा तो लाइफ में बहुत बारी हारेंगे, चाहे वो करियर में हो, फेल होंगे, बिजनेस में है, जॉब में है, बट दे विल नॉट गोइंग टू गेट स्मैश डाउन. वहां से उठना आ जाएगा, दे नो हाउ टू राइज अगेन. तो इस ईक्यू का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है. उज्जवल जी, ईक्यू के नीचे जाने का रीजन आपको लगता है कि आईक्यू का ज्यादा बढ़ना रिस्पॉन्सिबल है? ईक्यू के नीचे जाने का देयर आर कपल ऑफ रीजन. पहला रीजन जो आपने बोला वो बिल्कुल है कि इट इज एन ओवर ऑब्सेशन ऑफ आईक्यू, जो कि आया है ड्यू टू टेक्नोलॉजी. क्योंकि उसकी ओवर यूजेज से ऐसा हो गया है कि हमने लाइफ के ध्येय को सब कुछ यही समझ लिया है. उदाहरण, आज की डेट में एक आदमी से पूछना कि भाई तू रहता किस में है, ध्यान से मैं आपको बड़ा जिम्मेवारी से सवाल बोल रहा हूं, और मैं कहूंगा सारे लोग मन में एक बार ही पूछे, वो भी कहेंगे यार यही बात है. वो नॉर्मल जगह पे रहता हो, किराए के मकान में रहता हो, ठीक है, और उसके इंस्टाग्राम वीडियो पे कई लाख व्यूज आते हो. एक आदमी है जो घर अपना है, अच्छा घर है, अच्छा खाने को
प्रभु इच्छा है, और उसके व्यूज 200 आते, 500 आते, आप दोनों में से देखना, वो आदमी कहेगा यार मेरे व्यूज जो है ना, ये व्यूज नहीं आ रहे, यही मेरे लिए सब बेकार है जिंदगी। मैं आपका पॉइंट समझ रहा हूँ। हाँ, समझ रहे हो? मतलब लाइफ की जो एक्चुअल एग्जिस्टेंस है वो उसके लिए ये सुपरफिशियल इतनी ज्यादा मैटर कर रही है उसको, मैटर कर गई है कि वो सोच रहा सब कुछ यही है। तो जो ओवर ऑब्सेशन है इसका, सो आई कॉल इट एज एन ओवर ऑब्सेशन, वो ओवर ऑब्सेशन इज वन ऑफ द वेरी स्ट्रॉन्ग रीजन ऑफ दिस व्हाई EQ इज नॉट स्ट्रॉन्ग। सेकेंड बहुत बड़ा रीजन क्या है कि आजकल के जो पेरेंट्स हैं वो भी यंग पेरेंट्स हैं। आजकल के पेरेंट्स भी तो मिलेनियल्स पेरेंट हैं, वो भी तो इसी एज के हैं। तो प्रॉब्लम ये है कि उनको खुद नहीं पता मैनेज कैसे करना है, तो आने वाले जो अब बच्चे हैं, जो अल्फा, जो जनरेशन अब अल्फा वाली है और जो उसके भी बियॉन्ड है, वो कैसे मैनेज होगी, मैं को भी नहीं समझ आ रहा कैसे होगा, कैसे फिर ये। और तीसरा, क्योंकि अब आपने देखा न्यूक्लियर फैमिली का कॉन्सेप्ट है, लोगों को पता ही नहीं होता, या छोटे बच्चों को तो दादा दादी और नाना नानी भी कोई चीज होते है कौन। तो आपका वैल्यू सिस्टम तो आपने वैल्यू सिस्टम को तो ध्वस्त कर दिया आपने सिस्टम से, आपने वैल्यू सिस्टम को तो उखाड़ के फेंक दिया। जब आपने वैल्यू सिस्टम को उखाड़ के फेंक दिया तो आपको EQ कहां से आएगा। अब आपने EQ की बात करी, देखो मैं आपको एक छोटा सा महाकुंभ का भी EQ बताता हूं, आप मानोगे नहीं, मैंने कुछ स्टेटस डाले, मुझे पता है स्टेटस में बड़े सारों के क्या मैसेज आए, क्या है, दिल विल बने वो बाद में, बड़े सारों के सीधा क्या स्टेटस में मैसेज आ रहे हैं, भाई यहां पर पॉटी कैसे जा रहे हो। अब आप देखो क्या चल रहा है इसको आप ऐसे से देखो कि लाइफ में कितनी ज्यादा लिमिटेशन और रिजर्वेशन है कि आदमी इतना ग्रसित हो चुका है कि उसके लिए पॉटी जाना एक मिशन बन चुका है। एक तरफ से हम क्या कह रहे हैं, हम लोग एडवांस हो रहे हैं, हम लोग इंडिपेंडेंट हो रहे हैं। अरे भाई, आप इंडिपेंडेंट होकर के आप इंटरनली स्लेव होते जा रहे हो कि आपके लिए कहीं जा करके पॉटी का सही समाधान है, बढ़िया है। अगर ये नहीं है तो आपकी जिंदगी ध्वस्त है, ये आपका दिमाग खराब कर रही है। तो टेक्निकली जिसको आप बोल रहे हो इंडिपेंडेंस, आप इंटरनल आपको पता भी नहीं, आप अनकॉन्शियसली स्लेव बनते चले जा रहे हो। तो इसका सिंपल सा जो आप पूछ रहे थे सवाल कि भाई EQ के लिए एक ही सवाल है, आप जितना अपनी रूट से कनेक्ट करेंगे, सबसे पहले तो जो आपका सोशल मीडिया है ना, यू हैव टू बिकम वेरी डिसिप्लिन्ड एंड सिंसियर इन दैट। आपको ये मिथ को ब्रेक करना पड़ेगा कि सोशल मीडिया को या इन चीजों को अपनी लाइफ का वैलिडेशन टूल मत बनाओ। इट्स अ रिक्वेस्ट, वेरी हम्बल रिक्वेस्ट है टू ऑल द ऑडियंस, टू ऑल द यंगस्टर्स, कि आप इसको अपनी लाइफ वैलिडेशन टूल मत बनाओ। इट्स वेरी ओके, समबडी हैज डन समथिंग, समबडी हैज नॉट डन समथिंग। मैंने खुद ऑन ग्राउंड इतना काम करा, बट मैंने बहुत लेट जर्नी शुरू करी। इतना काम करा है वो, मुझे मेरा काम मुझे पता है और बहुत लोगों को पता है, सिर्फ मुझे नहीं पता, बहुत लोगों को पता है। बट मैंने अगर लेट शुरू करी और मैंने अगर 1 मिलियन फॉलोवर नहीं कर लिए तो क्या हो गया। बट ऐसे बड़े सारे हैं जिनके 500,000 वगैरह, वो मेरे खुद के मेंटर्ड करे हुए हैं, बट मैं उसको लाइफ वैलिडेशन टूल नहीं बना सकता। तो ये तो एक सबसे बड़ा रीजन है। और दूसरा एक ही है कि जितना आप स्ट्रांगली वैलिड अपने वैल्यू सिस्टम से बंधे रहोगे, दैट विल ऑलवेज गोइंग टू गिव यू अ स्ट्रांग वे फॉरवर्ड टू नो लॉट ऑफ थिंग्स। क्योंकि सोशल मीडिया इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो आपकी ना बड़ी सारी चीजों को लिंक करते हैं, बड़ी सारी चीजों। क्योंकि उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है ना यार, आप एक रील देखते हो, वो रील जो है वो अधूरा ज्ञान या आधा सच है। आई वुड एग्री। और क्योंकि आप इंपल्सिव हो, आज का यूथ बहुत इंपल्सिव है, तो वो आधे को पूरा मान के कर बैठते हैं। यू गॉट माई पॉइंट? गेटिंग यू गॉट माई पॉइंट? दैट्स द प्रॉब्लम। इसलिए इसी कारण से आज के यंगस्टर्स के दिमाग पे 24 घंटे फिजिकलिटी रहती है। अब वो रील ही देख रहा है जिसमें उसका ध्येय लाइफ का फिजिकलिटी बन गया, तो क्या करे बताओ। अब उसको ये नहीं पता उस फिजिकलिटी की वजह से वो सबसे बड़ा स्लेव बन चुका है। जिस युवा के दिमाग में 24 घंटे मैस्टरबेशन चल रही है, आप बताओ वो क्या करेगा जिंदगी में, आप बताओ। हेड स्पेस तो बचा ही नहीं उसके लिए। अभी मैं साइंस में तो जा ही नहीं रहा कि वो अपने साथ क्या क्या कर रहे हैं। अपनी विल पावर, आपको पता है आज के युवा की विल पावर क्यों कमजोर है मैक्सिमम की? टू मच ऑफ मैस्टरबेशन इज द रीजन व्हाई दे आर किलिंग ऑफ देयर विल पावर। जितने आप इस चीज को प्रमाणित, मैं बोल रहा हूं साइंटिफिक, जितने लोगों की विल पावर बड़ी कम है, आप उनको स्ट्रेट बोल दो भाई तू इतनी मैस्टरबेशन क्यों करता है, वो 2 मिनट के लिए हिल जाएगा, भाई इसको मेरे को कैसे पता लग गया।
आप स्ट्रेट बोल दो उसको, वो हिल जाएगा, वो कहेगा भाई यार तू अंतर्यामी है। साइंटिफिक लेवल पे क्या है? इजी सेटिस्फेक्शन? नहीं नहीं नहीं, इजीली अवेलेबल सेटिस्फेक्शन? नहीं नहीं, साइंटिफिक लेवल बहुत सिंपल सा है। अगर आपको बहुत डीप साइंस समझनी है, ये भी प्राण से रिलेटेड है। आज की डेट में युवा की प्रॉब्लम क्या है, क्यों प्राण स्ट्रांग नहीं हो पा रहा है? दूसरा एक और रीजन भी बता देता हूं, इसकी साइंस। सारे यूथ की एनर्जी मूलाधार में फंसी हुई है। चक्र होते हैं हमारे एनर्जी चक्र, मूलाधार होता है जो आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के पास है। उस मूलाधार के शायद जस्ट ऊपर, शायद। हाँ, और उसमें एनर्जी फंसी हुई है। फंसी क्यों हुई है? क्योंकि 24 घंटे मेरे माइंड में फिजिकलिटी है, तो एनर्जी कहां? वहां स्टक है। अब बड़ा सिंपल सी साइंस है, या तो एनर्जी ने कहीं जाना है, दो ही रास्ते हैं, नीचे या ऊपर। अब योगी कहता है कि अगर आपने एनर्जी ऊपर उठा ली तो आप एलिवेट होते जाओगे। एलिवेट का मतलब आप लाइफ में सक्सेसफुल हो गए, सक्सेसफुल होने के बाद आप कुछ बड़ा करोगे, बड़ा करने के बाद आपका वर्चस्व होगा, वर्चस्व होने के बाद आपकी फेम होगी, फेम होने के बाद आपका एक टाइम ऐसा आएगा कि आप बहुत बड़े योगी और सिद्ध बन जाओगे, जिसको हम बोलते हैं यहां से लेकर सहस्त्रधार तक अपनी एनर्जी को उठा दो। ये पूरी चैनल है, आपके करियर की सक्सेस का चैनल है। दूसरा, ये एनर्जी नीचे निकलेगी। नीचे कैसे निकलेगी? फिजिकलिटी। या तो आप कहोगे कि मैं मैस्टरबेट करूंगा, या मुझे सेक्स करना है, या वगैरह वगैरह। तो सारी एनर्जी फंसी हुई है वहां। अब क्योंकि आप एनर्जी को मैनेज नहीं कर पा रहे और एनर्जी सीधा लीक कर गई ओवर मैस्टरबेशन से, तो विल पावर का सारा रोल क्या है? एनर्जी को बांधना ही तो विल पावर है। व्हाट इज विल पावर? विल पावर मीन्स when I am in the most devastated situation, I still have the energy to rise. यही तो विल पावर है। हिंदी में बोलते हैं ना कि 10 बार गिरो 11वां बार उठो, ऐसा कुछ। हाँ, कह सकते हैं। विल पावर यही तो है ना। आपके फिटनेस के उदाहरण में आदमी का लैक्टिक एसिड निकलना चालू हो गया, सब कुछ हो गया, उसका आखिरी क्षमता है अल्ट्रा मैराथन रनर। 42 फुल मैराथन रनर पकड़ लेते हैं, 42 किलोमीटर। फुल के बाद उसने कहा भाई बस सब बोल गया, बट आई विल स्टिल राइज। दैट्स विल पावर। उज्जवल जी, बातें करने के लिए बहुत कुछ है। अगर इन टॉपिक को हम सेपरेटली लेके बैठेंगे ना, पूरा पॉडकास्ट इसी में खिंच जाएगा। एंड मैं प्लान कर रहा हूँ कि प्लीज इफ यू ओनली आर ओके विद इट, हम एक टॉपिक को लेकर पूरा पॉडकास्ट। आई एम ऑलवेज देयर फॉर द कॉज ऑफ द पीपल ऑफ भारत, फॉर सारे युवाओं के लिए। और जब कोई इतने सादगी से, आपकी जैसी इतनी सुंदर सादगी से बुलाया, डेफिनेटली। और ये लाइन मैंने इसलिए बोला क्योंकि हम थोड़ा सा पॉडकास्ट के एंड की तरफ मूव करना चाहेंगे। एंड टू एंड दिस पॉडकास्ट मैं चाहता हूँ कि जिसके पीछे हजारों बुक्स लिखी जाती हैं और जिस टर्म को ऐसे लोग थ्रो कर देते हैं, सक्सेस, है ना, उसके बारे में थोड़ा सा आप टच करिए प्लीज। व्हाट अकॉर्डिंग टू यू, ये मल्टीपल लाइन्स में क्वेश्चन है, ठीक है? व्हाट अकॉर्डिंग टू यू इज सक्सेस? क्योंकि हमें जो लगता है ना कि ये पर्सन सक्सेसफुल है, उसकी जुबान से वो बोलता है मैं सक्सेसफुल नहीं हूं, मैं अभी भी उस जर्नी में अभी भी हूं, ठीक है? तो सक्सेस एक्चुअली सक्सेसफुल होना होता है क्या है? एंड आज के जनरेशन में जो हमारे यंगस्टर्स हैं, उनको सक्सेसफुल होने के लिए क्या करना ऐसा पड़ेगा? क्या ये चीजें, ये मंत्र वही है जो आज से 50-100 साल पहले भी लागू होती थी, या फिर आज के जनरेशन के हिसाब से चीजें चेंज हो गई है? ओके, तो देखिए, द वेरी फर्स्ट स्टेप और द वेरी पहली सीढ़ी सक्सेस क्या है, उसकी सबसे पहली सीढ़ी ये है टू नो व्हाट इज सक्सेस फॉर मी। अपने आप में ये पहली सीढ़ी यही है कि मेरे लिए क्या सक्सेस है या सक्सेस क्या है, इसको जानना, ये पहली सक्सेस की सीढ़ी है। राइट। आज की डेट में अधिकांश लोगों की, नॉट से मैं युवाओं की बात नहीं करूंगा, मैं लोगों की सबकी बात करूंगा, अधिकांश लोगों की डेफिनेशन ऑफ सक्सेस कुछ भी नहीं है। एवरीबडी हैज लैंडेड द डेफिनेशन ऑफ सक्सेस। सबने खरीद लिया और बाय करी है लोगों से। जैसे मैं किसी को देखता हूं, देखते 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 देखते, उदाहरण के तौर पे मेरा किसी भी एक चीज में इंटरेस्ट है और मैं 2 लोगों को फॉलो करता हूं। फॉलो करते करते वो जो करता है, जैसे करता है, वगैरह करता है, वगैरह वगैरह, और वो आपको बताता है ये सक्सेस है। आपको अपनी तो कोई डेफिनेशन थी ही नहीं कभी, आप खुद तो अनक्लियर थे, कुछ गोल में था नहीं। आपको बैठे बैठे लगा, जब फोमो क्रिएट करा लोगों ने, जब थोड़ा थोड़ा फोमो हुआ आपको कि यार हर बंदा सक्सेस की बात कर रहा है, यार मेरी भी कोई होनी चाहिए, ये तो गलत हो जाएगा,
तो आपने बोला यार मेरी भी यही सक्सेस है, जो उसकी थी वही मेरी है। अब आप बोलते हो जी ये सक्सेस है। अब क्योंकि अधिकांश यूथ आजकल सोशल मीडिया पे अगर या कहीं पर भी हम बात करें, जिस एज में हमें, दिस इज द एज ऑफ अर्थ, इकोनॉमिक्स, तो बहुत सारे लोग बोलते थे मनी एंड फेम इज सक्सेस, क्योंकि हम मैक्सिमम वही देख रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हमें सही में चाहिए या नहीं चाहिए, जो भी हम बात कर रहे थे ना थोड़ी देर पहले कि भाई पैसा आ तो गया, ये पता है खर्च कैसे करोगे। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे आई वर्क विद लॉट ऑफ स्टार्टअप्स, आई मेंटर लॉट ऑफ देम, राइट। मेरे पास एक यंगस्टर आया कहीं किसी रेफरेंस से होता हुआ, कहा सर मेरे को स्टार्टअप करना है, तो मैं सब कुछ कर सकता हूँ, ये भी मुझे फंडिंग चाहिए, थोड़ी सी अगर हेल्प मिल जाए और सपोर्ट हो, गाइडेंस। कितने पैसे चाहिए? उसने कहा सर 8 लाख रुपए। मैंने कहा मुझे 8 लाख रुपए ये बता, जल्दी से पेन पेपर पड़ा, कैसे कैसे खर्चने का, क्यों खर्चेगा, कहाँ खर्चेगा, क्या। वो ये तक नहीं जस्टिफाई कर पाया 8 लाख रुपए मुझे क्यों चाहिए, हवा में बस नंबर बता दो। हाँ, प्रॉब्लम यही है मैक्सिमम लोगों की, सक्सेस उनकी खुद की है ही नहीं, तो इसलिए ये भी नहीं पता सक्सेस होती क्या, जो आपका सवाल है। सिंपल मायने में अगर आप देखेंगे, विद ऑल ड्यू सिंप्लिसिटी, क्योंकि ये इतना ही सिंप्लिसिटी का सवाल है, बट जो बहुत कॉम्प्लेक्स बन चुका है। सक्सेस की एक ही डेफिनेशन है, और वो डेफिनेशन ये है, सक्सेस इज समथिंग जो आपको रोज ड्राइव करे उस काम को करने में, और करते करते आप ये देख सको कि मेरी सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन एक एक स्टेप होती चली जा रही है। यू आर ऑन द पाथ ऑफ सक्सेस। खत्म। क्या मैं और ये ऐसा बोल निरंतर सकता है, हूं? ये खत्म नहीं होगी, इनफाइनाइट है बस। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि ये आप खुद ही डिफाइन करोगे कि आप अपने लिए सक्सेस क्या चीज मानते हो? करेक्ट। एग्जाम्पल, समबडी सेज आई एम वेरी गुड इन राइटिंग, मैं इसको भी कंप्लीट करूंगा, अभी पूरी डेफिनेशन में एक पार्ट छोड़ रखा है मैंने, ठीक, उस पे आ रहा हूं। ओके। फॉर एग्जाम्पल, समबडी राइट्स वेरी नाइसली, लिखना पसंद है मुझे, उसने लिखना स्टार्ट करा, लिखना शुरू करा, उसको मजा आ रहा है, लिख रहा है, लिखते लिखते पता लगा एक दिन आर्टिकल लिख दिया, पब्लिश कर दिया, अच्छा लगा। फिर उसने देखा यार लोगों के बहुत अच्छे कोई फीडबैक नहीं है, वो क्यों क्या है। फिर उसने और समझा और लिखा। अब वो क्या कर रहा है, वो रोज लिख रहा है क्योंकि उसको मजा आ रहा है, और वो रोज कॉन्शियसली एक चीज को देख रहा है कि जो मेरे एक्शन है, वो एक्शन साथ साथ मेरी सेल्फ को इवॉल्व कर रहे हैं, मेरी चीज पॉलिश हो रही है। ठीक है, ये नहीं कि आप सिर्फ लिख रहे हैं डीड की तरह। सेल्फ एवोल्यूशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज द फर्स्ट स्टेप। अब क्योंकि ये पूरी सक्सेस क्या है, अल्टीमेट ये वही है, लिमिट है ये भी। लिमिट, इसकी भी लिमिट दे देता हूँ। लिमिट, ह्यूमन टेंड्स टू सक्सेस और परफेक्शन। यू विल नेवर बी सक्सेसफुल, यू विल नेवर बी परफेक्ट, यू ऑलवेज टेंड टुवर्ड्स इट। इट्स अ कंटीन्यूअस जर्नी, इट्स अ जर्नी। ठीक है, तो जर्नी का पहला पार्ट क्लियर, जो काम में आपको मजा आए और आप देखो मेरी सेल्फ इवॉल्व कर रही है। दूसरा स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, ये स्टेप बता रहा हूं, बट ये जब आप इसको पूरा देखेंगे तो ये एज अ होल ही दिखेंगे। मैं भी इसको डाइसेक्शन कर रहा हूं ताकि सरलता से समझ आ जाए। दूसरा पार्ट, आपका कर्म, आपका कर्मा एज इन जो आप काम कर रहे हो, जो आपको पसंद है और आप कहते हो जी मैं इवॉल्व कर रहा हूं। आपका कर्मा कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली दूसरे व्यक्ति के लिए, किसी भी इंसान के लिए आपको ये इंश्योर करना है कि आप दिल से या कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली दूसरे का बुरा नहीं होना चाहिए। ये सेकंड बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आपका करा हुआ पार्ट दूसरे के लिए बुरा नहीं होना चाहिए। उदाहरण दे देता हूं, साथ साथ मैं एग्जांपल इसलिए दूंगा, समझ आएगा ना। जरूरी है, समझ नहीं आएगा। मजा आता है यार बिजनेस सेटअप करने में, कुछ बढ़िया लेवल का बिजनेस सेटअप करूंगा, ठीक, बिजनेस करूंगा तो मेरी सेल्फ इवॉल्व होगी, रोज मैं सीखूंगा, सीखते हो ना आप, ठीक। मेरी एस्पायरेशन है, पैसा आएगा, मैं अपनी ये चीजें पूरी करूंगा, कोई दिक्कत नहीं, पहला गोल ठीक है जी, मजा आता है। अब बिजनेस सेटअप करूंगा, भाई साहब सिगरेट का, टोबैको का, ठीक। अब टेक्निकली डेफिनेशन अपनी अपनी है, बट अगर आप बड़ा जब सफर में आगे जाएंगे ना, आप इस बात को समझिए, यहां पर फिर
बढ़ाना, स्पिरिचुअलिटी हर चीज का ध्येय है. So shall you, what you bow, so shall you reap. What you sow, so shall you reap. भगवान कृष्ण क्या कह रहे हैं? मैं उसके साथ खड़ा हूं जिसका कर्म राइटियस है. आपका करा हुआ कर्म अगर दूसरे की कभी नुकसान करेगा तो आपका कर्म बांधेगा और वो आपको पेन की फॉर्म में निकालना पड़ेगा. जैसे बॉडी को प्रताड़ित करा तो बॉडी अलग अलग डिसीजेस देगी. आपका एफर्ट अगर लोगों को खराब करेगा तो वो कर्म आप पे बांध जाएगा. तो सेकंड स्टेप है सक्सेस का जो जुड़ता हुआ है. सेकंड पॉइंट आपको इंश्योर करना है कि वो किसी के लिए आपकी तरफ से कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली आपका एक्शन दूसरे का नुकसान ना करे. ठीक. और तीसरा और लास्ट, बस ये तीसरा ही है, उसके बाद पूरी सक्सेस खत्म. तीसरा और लास्ट, अगर तो आप अकेले और आप सोसाइटी के से बंधे हुए नहीं है, आप ग्रस्त नहीं है, तो आप जियो कि मुझे इसमें मजा आता है, देखी जाएगी, करते जाते हैं, कुछ हो जाएगा. और सच में आपका हो जाएगा. बिकॉज जब आप दिल से सौंपेंगे अपने आप को तो नेचर विल टेक केयर ऑफ यू. ये जो बात बोली है ना, ये बात बिल्कुल साइंटिफिक है. बट प्रॉब्लम ये, लोग कहते हैं यार ऐसा कैसे हो जाता है, मैंने तो सौंपा था. लोग कभी सौंप ही नहीं पाते. भगवान कृष्ण बात कर रहे हैं निष्काम कर्म की. लोग कहते हैं मैंने निष्काम करा था, झूठ बोलते हैं, सबकी लालच होती है. आप और मैं पॉडकास्ट कर रहे हैं, हमें मजा आ रहा है, आपकी इच्छा है, बट कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड आपके भी एक सोच है कि यार मेरी व्यूअरशिप और सब्सक्राइबर बढ़ेगी. और मेरे भी बैक ऑफ द माइंड में एक सोच है यार इस वाले पॉडकास्ट के व्यूज अच्छे आने चाहिए. निष्काम कैसे हो गया ये? निष्काम नहीं हुआ. जब निष्काम हुआ नहीं तो फिर आप ये मत कहो कि भाई नेचर मेरा ख्याल रखेगी. तो तीसरी लेग थी, अगर आप सोसाइटी से नहीं बंधे हुए तो आप कहोगे जी मेरे को इस काम में मजा आता है, इस काम में मेरी सेल्फ ग्रो कर रही है, मैं किसी को खाम तो कर नहीं रहा, मैं तो ये करता रहूंगा, मैं देख लूंगा, अगर मेरे पास आज खाने पीने का सिस्टम नहीं है, पैसे नहीं है, अपने आप कुछ ना कुछ साधन बन जाएगा, बन भी जाएगा. अगर आप सोसाइटी में बंधे हैं, आपकी जिम्मेवारियां हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, तो पहले इन दोनों एरिया को फुलफिल करने के लिए आप अपनी उतनी बेसिक व्यवस्थाएं बना लेना जिससे आप इनको चला सको. ऐसा ना हो जाए कि आपका जो काम करने का स्थिति है वही ध्वस्त हो जाए. जैसे उदाहरण के तौर पे आपको एक काम में मजा आता है, भगवान कृष्ण कह रहे हैं भूखे पेट तो भगवान का भजन भी नहीं होता. भूखे पेट भगवान का भजन भी नहीं होता. ये मैं नहीं बोल रहा, ये ठाकुर जी बोल रहे हैं. तो मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि आप कह रहे हो मुझे इस काम में बहुत मजा आता है और मेरी सेल्फ ग्रो कर रही है, और रोटी खाने के बाद आपके 1 रुपया नहीं है, वो आपको मांगना पड़ता है. तो यहाँ पेन आएगा नहीं आएगा? डिस्टॉर्शन होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल. तो आप उतनी व्यवस्था बना लेना कि जिस व्यवस्था से आप कहो यार मेरे को किसी से मांगना नहीं पड़ता, मेरी व्यवस्था चल रही है और अब मैं अपनी जर्नी में लगा. अगर आपको ये 3 का समन्वय आप कर लो तो यही सक्सेस है. और इसमें पहले वाला पॉइंट, कौन सी वो दिशा है वो आपको खुद चुननी है, और वो तभी आपकी ओरिजिनल सक्सेस होगी. और अगर आप सक्सेस बाय करोगे किसी और की तो आप हमेशा हॉन्ट करोगे, आप कभी सक्सेसफुल नहीं होगे. और आप इस सवाल पे ही लगे रहोगे कि यार सक्सेस होती क्या है, सक्सेस होती क्या है, सक्सेस होती क्या है, सक्सेस होती क्या है. क्या बात है उज्जवल जी. मुझे लगता है कि आज के पॉडकास्ट को हमें यही एंड करना चाहिए, क्योंकि ये टॉपिक्स बंद नहीं होंगे. और मैं अपने ऑडियंस को बता दूं कि जरूर जो भी इंडिविजुअल टॉपिक्स हमने इसमें लिए हैं अलग अलग करके, इंडिविजुअल टॉपिक्स को हम उठाएंगे और उसको बिल्कुल डीपली घुसेंगे उसमें. बिल्कुल जी. एंड इसमें मैं अपनी ऑडियंस की हेल्प चाहूंगा. जितनी भी हमने चीजें डिस्कस करी उनमें से कोई भी आप पर्टिकुलर टॉपिक उठाइए और आप बताइए कि नेक्स्ट पॉडकास्ट हम उज्जवल जी के साथ इस टॉपिक पे करना चाहें. उसके अलावा उज्जवल जी बहुत अच्छा स्पिरिचुअलिटी पे बोल लेते हैं, बिजनेस को लेकर आप लेक्चर्स भी सेशंस बोलते हैं आप उसको, राइट? तो वो सब भी करते हैं. तो मल्टीपल टॉपिक्स पे और बात करते हैं, मोटिवेशन पे बात करते हैं, और बहुत सारी चीजें आपने और बताई. हाँ, लीडरशिप, आई डू इन लीडरशिप, स्टार्टअप्स के लिए, बच्चों के लिए, और मतलब बट सबका ध्येय जो है, सबसे मेरे को लगता है कि बिल्कुल वेलकम है, इनके कमेंट्स आने देते हैं हम, बट सब चीज़ों का ध्येय जो है, अगर हमारा ध्येय स्ट्रांग हो जाएगा ना, फिर जो बंदा जो दिशा पकड़े वो पकड़ा जाए. बिल्कुल.
तो मैं यही अपने ऑडियंस से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी वो अपने नेक्स्ट पॉडकास्ट में हमें डिस्कस करते हुए सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, वो कमेंट कर दें। Right. एंड विद दैट नोट मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। थैंक यू सो मच आने के लिए, एंड इट वाज अ प्लेजर एंड ऑनर होस्टिंग यू। एंड जो लोग देख रहे हैं, वीडियो अच्छी लगी है तो मेक श्योर वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके जरूर जाएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड दैट्स अ रैप ऑन स्टूडियो।